गुड इवनिंग स्टूडेंट। गुड इवनिंग सर। लास्ट टॉपिक हमने क्या डिस्कस किया था? पोलराइजेशन ना शायद। यस सर। पोलराइजेशन के हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। ठीक, कोई डाउट है उसमें? हमने क्या कहा था कि हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चंस आपने कहा था सर, डिस्कशन वो इंटरेस्टिंग से होंगे 4-5 को किसका, पोलराइजेशन के या डिफ्रैक्शन के? पोलराइजेशन से। अच्छा ठीक है, पहले पोलराइजेशन। ठीक है। तो पोलराइजेशन में आपके पास कोई क्वेश्चन है या मैं कुछ और क्वेश्चन इसमें करवा दूं? सर आप होस्ट है सर, डाउट है। अच्छा हाँ, बताइए कौन सा? सर आपने PYQs में हाफ पीरियड कंप्लीट कर दिया था, फिर आपने कहा था चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बस आप कुछ क्वेश्चन हाँ, तो उसके ना हमने सारे कर लिए थे, यानी डिस्कस करना चाहें। हाँ, क्वार्टर वेव प्लेट कर लिया था, हाफ वेव प्लेट कर लिया था, तो ऑलमोस्ट ना जितने टाइप के हो सकते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया था। अब आपने जो कहा अगर था आपके पास क्वेश्चन की डाउट है वो बता दीजिए, नहीं तो फिर मेरे पास कुछ कुछ क्वेश्चन उसमें अच्छे हैं वो मैं करवा देता हूँ। हाँ सर, डाउट है आपने सर। यही कहा सर डाउट भी है सर। अच्छा कि कुछ क्वेश्चंस के थ्रू आप एक दो कॉन्सेप्ट हाँ, तो पहले मैं कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ इसी चैप्टर के। ठीक, यस सर। एक जेएनयू का काफी अच्छा क्वेश्चन है, और हालांकि उससे पहले क्वेश्चन 1 जैम का वो भी ठीक है, थोड़ा सा आपको हाफ वेव प्लेट के लिए समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यानी एक शायद पहला क्वेश्चन एक बार पढ़ के देखिए फिर बताइए। कुछ डाउट है पहले वाले क्वेश्चन में? पहले वाले क्वेश्चन हो गया था आप लोगों को? यस सर। अच्छा, तो पहले वाले क्वेश्चन क्या था? यानी शुरू में शायद मुझे लगता है पोलराइजर था, है ना? देखिए तो पढ़ के, पहले पोलराइजर है। और उसके बाद फिर क्या था कि यानी लास्ट एनालाइजर है और बीच में कुछ डाला है सर, वो पूछ रहा है बीच में क्या होना चाहिए। तो दो, एक पोलराइजर और एक एनालाइजर है ना? हाँ सर। और एनालाइजर और पोलराइजर के बीच का एंगल कितना है? 45। तो अभी हम मान लेते हैं कि हमारे पास ना यानी दो पोलराइजर है, एक यानी एक तो ये, और फिर दूसरा यानी जो यहाँ से 45 बना रहा है ऐसा। ये दोनों के बीच का एंगल 45 है, यानी ये एंगल हमारा 45 है ऐसा। अब कह रहा है कि बीच में हम क्या रखें, यहाँ से अनपोलराइज लाइट मान लेते हैं। दिया हुआ है क्या अनपोलराइज लाइट, या ऐसा कुछ मेंशन नहीं? ठीक है, मान लेते हैं अनपोलराइज लाइट ना, ये अनपोलराइज लाइट है, ये पोलराइजर P1, ये पोलराइजर P2। अभी मुझे बताइए इंटेंसिटी क्या होगा हर एक के बाद, और हर एक के बाद क्या बनेगा और इंटेंसिटी क्या होगा? पोलराइजर के बाद क्या होगा और किधर इंटेंसिटी होगा? अगर मैं XY प्लेन इधर कह रहा हूँ तो अभी I0/2 Y हो प्लेन जाएगा है सर। और ये X प्लेन है। क्या होगा बच्चा इसके बाद? P1 के बाद इंटेंसिटी कितनी होगी? I0/2 हो जाएगा Y एक्सिस। I0/2। और डायरेक्शन किधर होगा वाइब्रेशन का? डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन अगर मैं इसे Y कहता हूँ और इसे X कहता हूँ तो Y एक्सिस। Y एक्सिस में। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इमर्जेंट आउट किधर से होगा? ये इमर्जेंट आउट किधर से होगा? प्रोपेगेशन किधर होंगे? Z एक्सिस में ही प्रोपगेशन होगा ना। हाँ, प्रोपेगेशन Z में होगा। जैसे अभी अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ ना, तो ये अभी कौन सा प्लेन होगा? तो ये ऐसा, यानी ये अभी जो वाइब्रेट कर रहा है वो XY प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है। जो भी इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो XY प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है, यानी ये X प्लेन है, ये Y प्लेन है, बट प्रोपेगेट किधर कर रहा है? यानी एक्चुअली ये जा किधर रहा होगा? तो किसी ने Z एक्सिस की तरफ टॉर्च डाला होगा, तो लाइट जो इमर्ज आउट होगा ना वो Z के तरफ से निकलेगा ऐसा बीम, और जो वाइब्रेशन होगी वो XY प्लेन में होगा। तो ये सारा भी XY प्लेन में है, तो ये जो अभी वाइब्रेशन हो रहा है वो Y प्लेन में है, लेकिन एक्चुअली ये ट्रेवल किधर कर रहा होगा? ये ट्रेवल किधर कर रहा होगा? ये Z एक्सिस में ट्रेवल में। तो ऐसा, तो इमर्ज आउट होगा यानी Y में वाइब्रेट करता होगा, या Y पोलराइज्ड होगा और Z की तरफ मूव करेगा। यहाँ के बाद जो लाइट होगा उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी और वो किधर मूव करेगा? लास्ट कम हो जाएगा, अपने cos स्क्वायर 5 वाला फैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, तो इंटेंसिटी कितनी होगी यहाँ के बाद? जैसे यहाँ मैंने कहा तो इसकी इंटेंसिटी होगी I0/2। उसके बाद वाला मुझे बताइए लास्ट। I0/4 सर। क्लियर है सबको? I0/4 होगा, क्योंकि लास्ट वाला जो होगा वो ऐसा
यानी आई नॉट बाई टू, Cos का फिर factor यहाँ आएगा। पे कॉस स्क्वायर 45 और फिर ये आई नॉट बाई 4 है ना। Yes, sir. अब ये कह रहा है कि आप ना ऐसा कुछ बीच में रखिए ऑप्टिकल सबस्टांस कि यहाँ ना कुछ भी इंटेंसिटी निकले, लास्ट में इंटेंसिटी कुछ लिखने यानी नहीं निकले। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको कितना रोटेट करना पड़ेगा। किसी का नॉइज काफी आ रहा है हेडफोन का। बताइए बच्चे लोग, कितना रोटेट करना पड़ेगा इसको कितना से रोटेट करूं कि यहाँ से इंटेंसिटी 0 निकल जाए। सर इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब कि हाँ, क्योंकि देखिए 135 यहाँ जो भी इंटेंसिटी निकलेगा वो होगा आई नॉट, और फिर यहाँ पे या फिर हम अगर कहें तो आई नॉट बाई 2 और यहाँ पे कॉस स्क्वायर 5 जो भी होगा उस पर डिपेंड करेगा। और 5 अब हमें इस तरीके से मैनेज करना है कि वो 0 हो जाए। ऑब्वियसली 0 अगर होगा तो कितना होगा 5, अगर आई 0 होगा, इफ आई इक्वल टू 0, इसका मतलब फिर क्या होगा कि 5 जो होना चाहिए वो 90 होना चाहिए। तो मुझे बताइए कि इसका मतलब अगर ये 45 है तो ये इस पे कितने एंगल पे फॉल हो कि दोनों के बीच 90 डिग्री हो, इस पे और इस पे 45 पे ना। ये देखिए ये अभी किधर है, y के तरफ है ना। हाँ सर। हाँ, तो ये y के तरफ है तो ये रोटेट होके किधर जाना चाहिए, किस डायरेक्शन में, कितने एंगल पे कि ये यानी इससे 90 डिग्री बनाए तो कितने एंगल पे, ऐसा जब जाए तो ही 90 डिग्री बनाएगा ना। अगर ये ऐसा जाता है ऐसा, तो आपको लग रहा है कि ये यानी 90 डिग्री अभी एंगल बनाएगा। यस सर, बना रहा इसका मतलब ये y से कितने एंगल पे जाएगा, ये y से कितना 45। 45 ऐसा। अब देखिए कि इसका मतलब किधर रोटेट किया गया है, पहले ये था किधर, तो ये है अभी y के तरफ, ये y के तरफ है और इसे यानी ये चीज y के तरफ है, बीच में ऐसा कोई सबस्टांस लगाना है कि रोटेट हो जाए। कितना रोटेट हो जाए, तो ये ऐसे है ये ऐसे हो जाए। तो बताइए बीच में क्या हम लगाए और कितने एंगल पे लगाए। तो y एक्सिस से 45 पे थोड़ी ना होगा, y एक्सिस तो ऑलरेडी 45 पे दूसरा वाला पोलराइजर है, तो दूसरे वाले पोलराइजर से 90 डिग्रीज होना चाहिए ना। तो सर इसका मतलब y से कितने पे, सर y से और ज्यादा हो जाएगा ना, 90 कर देंगे तभी तो होगा ना वो। अभी आपको नहीं लग रहा कि ये दोनों पे 90 डिग्री है एंगल इस दोनों के बीच। सर उसको रोटेट कैसे करवाया हमने, 45 एक्स वाई वही प्लेन वही में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि चीजें ना इजी है कहना कि बीच में हाफ वे प्लेट लगेगा या क्वार्टर वे प्लेट लगेगा, बट इसमें अगर न्यूमेरिकल्स पूछ देता ना कि कितने पे रखा जाए तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती। तो यहाँ मुझे बताइए कि कितने पे रखा जाए, यानी वैसे बीच में अब ये भी बता पहले, यानी ये बताइए कि यहाँ से अगर ये ऐसे रोटेट हो तो दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल होगा, इंटेंसिटी 0 होगा, ये चीज क्लियर है। अगर ये Yes. ऐसे फॉल करे तो यस सर। अब अगर ऐसे फॉल करे तो ये 90 डिग्री होगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये ऐसा y था, अब बीच में मैं क्या रखूं, कितने एंगल पे रखूं कि ये y से 45 रोटेट हो जाए, क्योंकि 45 रोटेट हो के जाएगा तो 0 बना देगा। ये ऐसा है, अब इसको मैं सर क्या y से रखूं कि ये 45 पे सर, क्या y से y से 45 पे क्या रखूं मैं, सर। कौन वो सा प्लेट, सर प्लेट की बात कर रहे हैं हाँ हाँ कौन सा प्लेट। सर। हाफ वेव तो होगा ही, पता है कि 2.5 का देता है वो। हाँ, क्योंकि क्वार्टर वेव प्लेट तो वो लिनियर सर्कुलर इलिप्स का ऐसा कुछ कुछ बना सकता था, तो बेटर है कि उसको हम हाफ वेव हाफ प्लेट रखें। अब रहा कि हाफ वेव प्लेट किस एंगल पे रखें, हाफ वेव प्लेट का क्या डायरेक्शन हो। सर 45 फ्रॉम y एक्सिस। 45 फ्रॉम y एक्सिस, और सारे लोग एग्री हैं कि 45 फ्रॉम y एक्सिस सही आंसर है, यानी ये ऐसा कह रहे हैं। ऐसा क्या बचा, हाफ वेव प्लेट ऐसा क्या, मुझे तो नहीं लग रहा ऐसा होगा। या सर फिर मैं ठीक, मतलब यहाँ एंगल हम वैल्यू लिख लेते हैं, मान लेते हैं कि ये अभी ना अभी हमने यहाँ से कुछ एंगल थीटा पे रखा है। अब आप लोग मुझे थीटा कैलकुलेट करके बताइए कि क्या है, सो दैट कि ये ऐसा हो जाए। थीटा आप लोग मुझे बताइए कि क्या होगा। सर तो उसको थीटा की जगह y एक्सिस के अल्फा लिख, अलॉन्ग ही रख देंगे सर, तब जाके वो 2.5 होके फिर उसमें हो जाएगा। क्या कहना, अब अच्छा वो यानी
हमने अभी y से ये अल्फा एंगल पे रखा, मुझे बताइए कि अल्फा की वैल्यू कितनी है कि ये 0। रोटेट होके 45 हो जाए। आप लोग सॉल्व कीजिए, आइडिया लगाइए कितना होगा आंसर। 0 से 0 से अगर रखा जाए तो 0 रोटेट होगा, इसका मतलब खुद से भी 0 ही रोटेट होगा, तो y की तरफ जा रहा था, y की तरफ ही निकलेगा। अगर आप सर अल्फा सर वो रोटेशन वाला एंगल में कंफ्यूज कर रहा हूँ कि z एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, मतलब प्लेन तो सेम ही रहेगा ना रोटेशन का। ठीक है। ये मुझे बताइए कि मैंने आपको 4 ऑप्शन कहे थे या 4 तरीका कहा था हाफ वेव प्लेट के लिए, है ना? हाँ सर। उसमें मैंने क्या कहा था कि आपको क्या ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि यहाँ आप देख रहे होंगे या शायद थोड़ा सा और ज्यादा वर्क करेंगे, क्योंकि मुझे तो शुरू में बहुत कंफ्यूजन रहता था कि रोटेट किधर से होगा, यानी किस तरीके से रोटेट होगा, और काफी ज्यादा दिक्कत होती थी। शायद अभी आप लोगों को फेस करना पड़ रहा होगा या नहीं। किसी को दिक्कत हो रहा है कि कहाँ पे रखा जाए, फिर कितना रोटेट होगा और किधर रोटेट होगा? यस सर। अच्छा, तो मैंने कहा था इस सबसे बचने के लिए बचा ना खुद से कैलकुलेट कीजिए, यानी रोटेशन बाय इटसेल्फ, रोटेशन बाय इटसेल्फ वो कीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम ऐसा लिखते हैं, स्टेटमेंट कुछ लिख देता हूँ तो सारी चीजें क्लियर हो। लेट ए हाफ वेव प्लेट is kept at angle 45 ही आ रहा है सर, वो कितना भी रोटेट करा है alpha इवेंचुअली 45 with में आ रहा है। y एक्सिस। ये अब अल्फा y एक्सिस है तो हम ये कह सकते हैं एंगल विथ इंसिडेंट रेज आफ्टर P1 इज, मुझे बताइए एंगल कितना होगा फिर? यानी ये अभी अल्फा है और इंसिडेंट हमारा y यानी y की तरफ है, तो इस दोनों के बीच कितना एंगल होगा? इसके ऑप्टिकल एक्सिस 45 और इसके पास एक्सिस के, इसके वाइब्रेशन के बीच कितना एंगल? श्योरली 45। कैसे सर? अभी ये देखिए, ये आपका अल्फा है, y से अल्फा है और ये अभी y के तरफ है, इसका मतलब इसके बीच और इसके बीच कितना एंगल है? तो अल्फा ही सर। क्लियर है सबको? इस दोनों के बीच अल्फा एंगल है। यस चलो, सर। इस दोनों के बीच अल्फा एंगल है, ये क्लियर है सबको? इसके बीच और इसके बीच, क्योंकि ये अभी y के तरफ है ना, यानी ये इधर है, तो इस दोनों के बीच कितना एंगल है? ये और रेड वाले के बीच अल्फा एंगल ना। हाँ सर। सबको क्लियर है ये अल्फा एंगल है दोनों के बीच? यस सर। फिर से रिपीट करता हूं मैं, मुझे बताइए इंसिडेंट रेज और यानी पास यानी ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ हाफ वेव प्लेट, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रेज एंड ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ हाफ वेव प्लेट इज हाउ मच? अल्फा। अल्फा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। इसका मतलब होगा क्या कि आपका जो और हम यानी इंसिडेंट रेस और ऑप्टिकल एक्सिस के बीच का एंगल को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं? फाई से ना। यस हाँ सर। सर। हाँ, तो अभी हमारा फाई अल्फा है, ये चीज क्लियर है। पहले तो मैंने अल्फा आर्बिट्रली वाई से मान लिया था, अब इस केस में फाई कहाँ से मेजर करते हैं? तो इंसिडेंट और फिर क्या, यानी ऑप्टिकल एक्सिस। तो अभी फाई इक्वल टू अल्फा है। अब मुझे बताइए कि कितने से रोटेट हो जाता है इटसेल्फ, यानी खुद से कितना रोटेट हो जाता है? -12। 2 अल्फा। तो हम ये कह सकते हैं कि इमर्जेंट रेज get rotated after passing through half wave plate by angle। बताइए कितना कितना से रोटेट हो जाएगा? कितना से बचा? -25 ना। और ये हम कहाँ से मेजर करेंगे? विथ इटसेल्फ। ऑप्टिकल एक्सिस। अच्छा अब हाँ। मुझे बताइए कि यहाँ पे कितने से रोटेट हो जाना है कि आपका यानी एंगल ना 0 हो जाए। ये y कितने, अभी y के तरफ था, कितने से रोटेट हो जाए तो आपका 190 बन जाएगा, इससे 90 बन जाएगा। ये कितने से रोटेट हो जाए?
It's also -45 y से 45 रोटेट हो जाए या यानी ये y से 45 रोटेट हो जाएगा तो हो जाएगा हाँ सर Yes, sir. यानी ये y अल्फा के तरफ आ जाए तो हो जाएगा, है ना बच्चा हाँ सर ना। तब तो फिर या अल्फा नहीं, यानी y से 45 हो जाए तो हो जाए। इसका मतलब होगा क्या कि फाई डैश खुद से कितना रोटेट हो रहा है, here 40 फाई डैश इज 45 और फाई डैश इजकल टू होता है क्या है बच्चा 2 फाई। इसका मतलब फाई इजकल टू कितना बचा 45/2 यानी कितना ये। और ये फाई कहाँ से, ये जो अभी हमने फाई मेजर किया है फाई इजकल टू हमने अल्फा कहा था ना, yes sir. ना हमने कहा था कि यानी फाई इजकल टू यहाँ पे अल्फा भी है, सो फाई इजकल टू अल्फा इजकल टू, अगर हम माइनस प्लस को छोड़ दें although यहाँ पे माइनस 22.5 डिग्री विथ वाई एक्सिस। अब ये क्लियर है, मैथमेटिकली क्लियर है कि वाई से कितने एंगल पे रखा जाए, अल्फा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए वाई से, तो ये 45 से रोटेट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ इसे थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं कि किधर रोटेट होगा, क्योंकि किधर रोटेट होगा वो भी एक मिस्ट्री रहता है इसमें। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, यानी पहले जो था ये यानी ऑप्टिकल एक्सिस हमने ऑप्टिकल एक्सिस अभी कितना पे कह रहा है रखने के लिए हाफ वे प्लेट का, कितने पे कह रहा है 22.5। तो मान लेते हैं कि ऑप्टिकल एक्सिस ना ऐसा अभी हमने रखा है, हमने ये रखा है ऑप्टिकल एक्सिस, ये मान लेते हैं कि अभी ये ऑप्टिकल एक्सिस है हाफ वे प्लेट का, ये हाफ वे प्लेट का ऑप्टिकल एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अब मुझे बताइए कि ये अभी एंगल कितना कैलकुलेट होके आया है कि कितना होना चाहिए 22.5। अब ये एंगल अभी हमने y से ऐसे मेजर किया था, हमने यहाँ रखा हुआ है, और हमारा इंसिडेंट रेज किधर है बच्चा, इंसिडेंट रेज इस पे फॉल किया होगा वो किधर रहेगा, यानी होगा शुरू में ये ऐसा होगा ना इधर, हाँ सर और हम एंगल कैसे मेजर करते हैं, इंसिडेंट का और ऑप्टिकल एक्सिस के बीच एंगल कैसे मेजर करते हैं, कहाँ से मेजर करते हैं ऑप्टिकल एक्सिस से ना। तो मुझे बताइए यहाँ पे फाई आप ऐसे मेजर करेंगे ये सही है, या फाई आप ऐसे मेजर करेंगे ये सही है। 22.5 कौन सा है, रेड वाला या ये ग्रीन वाला, ऊपर वाला सर ऊपर वाला ना, हाँ क्योंकि ऊपर वाला। हाँ एंगल कहाँ से मेजर किया था ऑप्टिकल एक्सिस से लेके जो इंसिडेंट है उसके बीच, तो ये वाला एंगल मेजर होगा ना। Yes, Yes. sir. हाँ सर अब बताइए ये रोटेट्स कितने में होगा -2 ना, -2 मतलब जो एंगल होगा उसके अपोजिट हो जाएगा ना। हाँ सर तो ये जो इटसेल्फ से रोटेट होगा वो इधर जाएगा या इधर आएगा, इधर लेफ्ट सर लेफ्ट, यानी ये रोटेट होके येलो वाला ही जो है वो रोटेट होके इधर आ जाएगा, ये जो डॉटेड डॉटेड येलो है वो, और फिर ये कितने से रोटेट होगा बच्चा, सो ये रोटेट होगा यहाँ से तो 22.5, ऑप्टिकल एक्सिस से 22.5 ही ना, बट खुद से कितना 45. 45, और ऑप्टिकल एक्सिस से ये वाला जो है वो 22. अब आपको सब कुछ क्लियर लग रहा है यहाँ पे बच लो, या मैं लिख देता हूँ कौन सा हाँ क्या सर, क्या हो सब गया। था। ये इंसिडेंट रेज था, इंसिडेंट रेज, और ये इमर्जेंट रेज है। नेक्स्ट टाइम जब कभी कंफ्यूजन हो कि कौन किधर रोटेट होगा तो इटसेल्फ से मेजर कीजिए, ये आपके लिए एडवांटेज रहेगा। ये क्लियर है। सर क्वेश्चन में बस यही पूछा था ना कि हाफ वे बस करने के लिए। हाँ क्वेश्चन तो इतना ही पूछा था, लेकिन मान लीजिए न्यूमेरिकल पूछा तो दिक्कत होती ना, कितने पे रखा जाए, ये हाँ भी सर पूछ आगे सकता था करा ना। नहीं था।
हाँ वो ये भी पूछ सकता था वो कितने पे रखा जाए, तो ऐसे हम इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। इटसेल्फ से कैलकुलेट कीजिए, वो आपके लिए इजी रहेगा। ये हो गया बच्चा? नो सर। हाँ सर। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। ठीक, एक इसके बाद वाला भी क्वेश्चन जो था वो अच्छा ही है, वो भी हम एक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 किसी ने किया? हाँ सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या कि एक वेव दिया हुआ है और आपको क्वार्टर वेव प्लेट का डायरेक्शन, फास्ट एक्सिस का डायरेक्शन बताना है जो उसको सर्कुलरली पोलराइज कर ले। तो जो इंसिडेंट वेव है वो कैसा है बच्चा? लिनियरली पोलराइज लाइट या इलिप्टिकली पोलराइज लाइट? लिनियरली। गिवन वेव आपका E इक्वल टू A 3I प्लस 4J और e टू द पावर I ओमेगा t माइनस kz, ऐसा। सो E ऐसा है, लिनियरली पोलराइज्ड है या सर्कुलरली या इलिप्टिकली? लिनियरली सर, फेज 0 है। लीनियर है ना, दोनों का फेस सेम है ना बच्चा? हाँ। हाँ लीनियर है। तो ये लीनियरली पोलराइज लाइट है और इसके सामने हमें क्वार्टर वेव प्लेट रखना है और क्वार्टर वेव प्लेट का एंगल ये पूछ रहा है कि कितना होगा सो दैट कि ये सर्कुलरली कन्वर्ट हो जाए। सर्कुलरली कन्वर्ट होने के लिए पहले ये लीनियर था, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसका क्या होगा, एंगल ऑफ यानी इंसिडेंट होंगे या वाइब्रेशन होगा। ऐसा अगर सपोज कीजिए कि ऐसा कोई यानी लाइट है, ये प्लेन है, इसका कुछ ना कुछ एंगल ऑफ पोलराइजेशन होगा। मान लेते हैं कि ये इसका वाइब्रेशन डायरेक्शन है जो यहाँ से कुछ एंगल बना रहा है एक्स से या वाई से। मान लेते हैं कि आप यहाँ अगर मेजर कर लेते हैं तो ये एक्स है, ये वाई से। पहले जो हम कहते थे उसमें था क्या कि हमेशा एक्स से हम ऑप्टिकल एक्सिस लेते थे, यहाँ उसने ऑप्टिकल एक्सिस कुछ और कहा है यानी कोई और डायरेक्शन होगा। तो ऑप्टिकल एक्सिस का मान लेते हैं कि कोई और डायरेक्शन है, जैसे ऑप्टिकल एक्सिस का मान लेते हैं कि ये डायरेक्शन है अभी क्वार्टर वेव प्लेट का, ये लिनियरली पोलराइज लाइट है। ये अभी जो डायरेक्शन होगा वो यानी ई वेक्टर का डायरेक्शन होगा। इधर जो डायरेक्शन होगा ये ऑप्टिकल एक्सिस होगा, इसको मैं क्या नाम दूं? इसे पी कैप दिया जा सकता है। पी कैप मतलब कि डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल एक्सिस। हाँ सर। ठीक, जहाँ पे ई कैप क्या है बच्चा? डायरेक्शन ऑफ, लिनियरली पोलराइज्ड लाइट वाइब्रेशन। हाँ यानी या इसकी पोलराइजेशन है। जैसे अगर ये E इक्वल टू ऐसा है ना, तो E की अगर हम वेक्टर के फॉर्मेट में लिखते तो हम ऐसे लिख सकते थे, ये E और फिर यानी अगर इसे लिखा जाए तो फिर ये ऐसा कि ये E कैप होगी समथिंग, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि इसका कोई ना कोई डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन अगर सपोज कीजिए जनरली ना यानी बुक में एन कैप से दिया जाता है डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन, तो यहाँ भी हम इसे यानी एन कैप हम मान लेते हैं, ये एन कैप मान लेते हैं। जहाँ पे एन कैप होगा डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन, हम लिख लेते हैं एन कैप डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन, डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन। जैसे अब की बार जो जैम ने क्वेश्चन पूछा था उसने सिंबल एन कैप यूज किया था। जनरली टेक्स्ट बुक में एन कैप डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन को लेते हैं, तो ऐसा। तो ये डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन है यानी इंसिडेंट रेज का, ये डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल एक्सिस है। अब इस दोनों के बीच कितना एंगल होना चाहिए कि इमर्जेंट लाइट जो हो वो सर्कुलरली पोलराइज्ड हो जाए? बताइए कितना होना चाहिए? ये पीछे हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है। दोनों के बीच कितना एंगल 5/4 होता या है तो 3 सर्कुलरली होता 5/4। है? 5/4 ना? 5/4 हाँ सर। 5/4। सो होगा क्या कि हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ये लिख लिया है आप लोगों ने? यानी इस दोनों के बीच जो एंगल होना चाहिए वो आपका यानी 5/4 होना चाहिए। अगर ये सपोज कीजिए एन कैप है, अगर ये एन कैप है, इस दोनों के बीच जो एंगल होना चाहिए वो 45 होना चाहिए।
तो सर्कुलर बन जाएगा। ये लिख लिया हो तो फिर हम नेक्स्ट पेज में इसकी कैलकुलेशन एक बार कर लेते हैं। सर पिछले वाले क्वेश्चन में अगर हम वो हाफवे प्लेट है हम्म, उसको सेम एज पोलराइजर 2, मतलब जैसे पोलराइजर 245 पे टिल्ट है वैसे ही अगर उसको भी कर देते हैं हम्म। तो तब भी तो आएगा ना सर? हाँ, इसका अलग और बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, 4 पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, उसमें जो आपसे इजी से निकल जाता है वो हाँ आप सर कर 4 लीजिए। है, एक तो 45 और एक वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा और एक 22.5 जो सेकंड और फोर्थ में आएगा वो। 4 आंसर होंगे, उसमें से जो आपसे इजी से विजुलाइज हो जाए वो आप कर लीजिए। इसीलिए सर वो पूछा नहीं है ना एंगल की। अच्छा, ये हो गया। हाँ सर। ठीक, अब आगे अगर हम इस दोनों का यानी डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन मुझे बताइए कि कितना होगा, डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन का वैल्यू कितना होगा। डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन कैसे हम निकालेंगे, एन कैप। एन कैप इक्वल टू होता है क्या है बच्चा, तो एन कैप इक्वल टू होता है ई कैप, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। या फिर हम ई कैप को कैसे लिख सकते हैं, तो ई वेक्टर डिवाइड बाय ई मैग्नीट्यूड, ये होगा। डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन एक्चुअली डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ होता है। ये हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन इक्वल टू होता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर। जिधर ई वेक्टर होता है उधर ही यानी कहते हैं कि लाइट पोलराइज्ड है। तो यहाँ पे अगर हम यानी एन कैप की वैल्यू निकालें तो ई वेक्टर आपको यहाँ पे दिया हुआ था ए इजकल टू ए और फिर यहाँ पे 3i प्लस 4j और इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लिखें तो 3a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर और यानी ए फाइनली कितना आ जाएगा ये, सो 3i प्लस 4j डिवाइड बाय 5, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन होगा, डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन या पोलराइजेशन ऑफ इंसिडेंट रेज। सो एन कैप हमने निकाल लिया बच्चा कि किधर था ये, अब हमें पी कैप निकालना है, फिर दोनों के बीच की एंगल जो होगी वो 45 होगी। तो पी कैप की वैल्यू, अब रहा कि पी कैप हम कैसे निकालें, तो एक तरीका है, आप लोगों ने अभी मैथमेटिक्स पढ़ा है क्या जिसमें रोटेशन ऑफ वेक्टर पढ़ा होगा आपने। मैट्रिसेस में होता है और वो। हाँ, तो आगे शायद आप मैट्रिक्स में या फिर वेक्टर में ही आप पढ़ेंगे मैथमेटिक्स वाले पार्ट में कि कोई अगर वेक्टर दिया हुआ है ना, किसी प्लेन में अगर कोई वेक्टर ए दिया हुआ है तो जब कभी आप इसे थीटा एंगल से रोटेट करेंगे तो इसका मैट्रिसेस क्या होगा या फिर ये कैसे रोटेट होकर के क्या क्या कंपोनेंट बनेगा एक्स वाई का, वो उसमें डिस्कस है। तो यहाँ से आपको 45 रोटेट करवाना है, तो ए वेक्टर दिया हुआ है, अब इसे 45 रोटेट करवा दीजिए, वो फिर मैट्रिसेस वाला जो फॉर्मूला होता है वो यूज कीजिए, फिर आपको नया वेक्टर पता चल जाएगा यूनिट वेक्टर जो इससे 45 पे होगा, वही फिर क्या होगा पी का आंसर होगा। ये चीज समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। रोटेशन वेक्टर का फॉर्मूला होता है बच्चा, जैसे मान लीजिए ये एन कैप है, अभी ये एन कैप है और ये मान लेते हैं कोई पी कैप है, एन कैप और पी कैप के बीच कितना एंगल होना चाहिए, 45 ना। हाँ 5/4। हाँ, तो होगा क्या कि आप इसे रोटेट करवा दीजिए, तो रोटेट यानी रोटेशन की फॉर्मूला होता है कि अगर आपने इसे थीटा इक्वल टू 45 से किया तो फिर आपको नया वेक्टर मिल जाएगा जहां जिसकी डायरेक्शन यानी इस दोनों के बीच की जो डायरेक्शन जो होगी वो 45 होगी। तो या तो वो फॉर्मूला आप यूज कीजिए, अदरवाइज फिर क्या होगा कि आप इसे ना यानी जो ऑप्शन है वहां से मूव करने की कोशिश कीजिए। तो पहले वाले अगर हम ऑप्शन में हम कहते हैं इन ऑप्शन 1, क्योंकि वो फॉर्मूला अगर नहीं याद हो तो फिर ये दूसरा तरीका है। इन ऑप्शन वन में जो डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन है यानी 5 एक्सिस का वो ऐसा दिया हुआ है 1/√2 और फिर ये
7i प्लस जे, 7i प्लस जे। मुझे बताइए ये यूनिट वेक्टर है या नहीं है? ये 7i प्लस जे बाय नहीं 1 है। अपन नहीं है ना, क्योंकि अदरवाइज इसका जब आप यूनिट निकालते तो वैल्यू आपका 1 आना चाहिए था। ये अभी यूनिट वेक्टर है नहीं। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए पी कैप की अगर हम बात करें तो फिर कैसे करेंगे? पी वेक्टर बाय पी मॉड। अब बताइए इसका यूनिट वेक्टर कितना होगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो? बताइए बच्चे लोग इसका यूनिट कितना होगा यूनिट वेक्टर? 5 से डिवाइड कर देना। डिवाइड बाय 5 ना, हाँ सर 5 से। 5 से डिवाइड कर देंगे तो अब ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इसे कन्वर्ट कर सकते हो। यूनिट वेक्टर अगर होता तो इसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, इसकी मैग्नीट्यूड अभी अगर आप निकालना चाहें तो ये 1 नहीं होगा। तो पी कैप का वैल्यू आपका ऐसा आया 7i प्लस जे डिवाइड बाय 5√2। ये अब होगा क्या कि एंगल बिटवीन एन वेक्टर और पी वेक्टर 45 होना चाहिए। तो यहाँ से अगर आप ऐसा कहें कि एन कैप और पी कैप, सो ये आना कितना चाहिए? तो एन कैप की वैल्यू या फिर हम ऐसा कह सकते हैं एन कैप की मैग्नीट्यूड और फिर यहाँ पे पी कैप का मैग्नीट्यूड इनटू आना चाहिए cos 45 ऐसा, राइट। अब एक बार एन कैप और पी कैप की मल्टीप्लाई आप करके देख लीजिए कितना आ रहा है। तो एन कैप की वैल्यू आपका था कितना? एन कैप आपका था 3i प्लस 4j 5। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3i 4j 5 पी कैप मल्टीप्लाई करके एक बार देखिए बच्चे लोग कितना आ रहा है। कितना आ रहा है इसका वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो? किसका आंसर बताइए? ये आप करेंगे या मैं ही कर दूं? 1/√2 1/√2। by root हाँ, तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 1/√2 आएगा। इक्वल टू मुझे बताइए एन कैप की वैल्यू कितनी होगी? यूनिट वेक्टर का वैल्यू कितना होता है? एन कैप यूनिट One. वेक्टर है तो इसकी वैल्यू कितनी 1 1 ना, पी कैप की वैल्यू 1। तो ये इसका मतलब 1 इंटू यहाँ पे cos 5, इसका मतलब 5 की वैल्यू कितनी आई? 5/4 या 45 डिग्री। इसका मतलब ये सर्कुलरली पोलराइज्ड हो जाएगा ना अगर ऐसा रखा जाए तो पी की वैल्यू। yes. अब बताइए इसमें कहीं कोई दिक्कत है या फिर मैं इसे दोबारा एक्सप्लेन करूं? हम इसमें था क्या कि आपको ना यानी ई की वैल्यू दी हुई थी, अगर यानी पता था तो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं तो ना इसमें एक नया चीज यही है कि अगर जब कभी आपको कोई वेव का इक्वेशन देगा और उसका पूछेगा कि डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन किधर है, तो ई वेक्टर का वैल्यू जो होगा वो डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन होगा। तो हमने क्या किया कि इसका एन की वैल्यू निकाल ली और पी का हमने ऑप्शन से सेलेक्ट किया। और सर्कुलर होने के लिए हमें पता था कि क्वार्टर वेव प्लेट पे अगर 45 पे फॉल करता है तो कोई चीज सर्कुलर निकलता है। जैसे लीनियर है, क्वार्टर वेव प्लेट पे फॉल करेगा, ये कितना फेज डिफरेंस क्रिएट करेगा यानी एक्स और वाई के बीच? π/2। तो अगर यानी लीनियर में यहाँ जैसे लीनियर है तो यहाँ पे इसका मतलब फेज कितना रहा होगा? इसका लीनियर रहा होगा तो इसका फेज 0 Pi. रहा होगा ना, 0 या पाई, ठीक, 0 या पाई रहा होगा। ये प्लस π/2 करेगा या माइनस π/2? तो अगर π/2 ऐड करता है तो लीनियर फिर किस में बन जाएगा? ये सर्कुलर में बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? एन और पी के बीच एंगल 45 आना चाहिए। हमने क्या किया ऑप्शन से एन की वैल्यू तो यानी दिया हुआ था तो हमने एन की निकाल ली पोलराइजेशन की। ऑप्शन से हमने एक सेलेक्ट किया, पी की वैल्यू ऐसा लिया, इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट किया, फिर एन पी कैप मैथमेटिक्स कैलकुलेट किया, 1/√2 आया, 5 की वैल्यू 45 आ जाएंगे। तो इस तरीके से इसका मतलब क्या होगा कि ये पी का जो वैल्यू होगा वो एक ये आंसर करेक्ट था। यानी ऐसा रखा जाए पी तो उधर वो यानी लाइट को 45 बना देगा। ये क्वेश्चन ना अगर काफी ट्विस्टेड न्यूमेरिकल बनाया जाए तो काफी अच्छा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको अच्छे क्वेश्चन ना इस तरीके से दिए जा सकते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के टर्म्स में। अगर ये नहीं समझ में आया है तो फिर आप दोबारा तिबारा हमसे पूछ लीजिए या इस क्वेश्चन को अच्छे से गौर कीजिएगा, फिर सोचिएगा कि क्या क्या सब ना इसके साथ मैनिपुलेट किया जा सकता था। तो जब कभी अच्छे क्वेश्चन आएंगे पोलराइजेशन के बच्चे तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी भी नहीं समझ में आया तो बता दीजिए, नहीं तो फिर इसे ना थोड़ा सा बैठ के आप भी एनालाइज कीजिएगा कि और क्या क्या सब इसमें पॉसिबिलिटी चेंज की जा सकती थी।
हाउएवर जब टेस्ट सीरीज होगा तो मैं कुछ क्वेश्चन ऐसा आपको दे दूंगा जहां से आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये हो गया बच्चा? यस सर। ओके, नेक्स्ट अब एक और यानी मुझे लगता है 3 आप लोग कर लेंगे। 3 ऑनवर्ड तो सारा इजी है, बताइए। इसके बाद आप डाउट मुझे बताइए कि कौन सा डाउट है। हालांकि 1-2 क्वेश्चन और इसमें अच्छे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 अच्छा है। किसी ने किया है क्वेश्चन नंबर 13? तो चलिए हम है साथ नहीं साथ सर। कुछ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 कर लीजिए, इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आपका रिवीजन हो जाएगा और इस बहाने प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 कर लीजिए। जो क्वेश्चन छूट फास्ट जाता है वो एक्सेस क्या होता है? कहीं कहीं क्वेश्चंस में ना सर वेव प्लेट के ऑप्टिकल एक्सिस को भी एक कहीं फास्ट एक्सिस कहीं पास एक्सिस करके बोला है। थोड़ा सोच वेव के प्लेट बताइए कि क्या हो सकता है फास्ट एक्सिस। सर ऑप्टिकली एक्सिस होगा। हाँ, जनरली ना, बट ऑप्टिकल एक्सिस में भी एक और तरीका होगा कि जैसे अगर सपोज कीजिए मैं ऐसा कहता हूँ NE लेस देन NO, तो फिर होगा क्या, VE ग्रेटर देन VO, ये होगा ना। अरे अगर देखिए NE लेस देन है तो VE ग्रेटर देन होगा ना। यस सर। अब इसका मतलब मुझे बताइए कि फास्ट एक्सिस किधर होगा, वेलोसिटी किधर ज्यादा है, फास्ट है, E का या O का? ई का। अलोंग द ऑप्टिकल E का। एक्सिस। अब अगर मैं इसको फास्ट कहता हूँ, इसका मतलब ये कौन सा एक्सिस है, ऑप्टिकल एक्सिस है ये, इधर से E रेज निकलेगा हाँ यस सर। सर। और फिर इधर से क्या निकलेगा, और O रेज निकलेगा। और ये कौन सा क्रिस्टल है, ये फिर ये कौन सा क्रिस्टल है? नेगेटिव। नेगेटिव पहले से क्रिस्टल, नेगेटिव कैल्साइट। कैल्साइट है ना। अब बताइए कि कैल्साइट की जगह अगर मैं इसे क्वार्ट्ज लिखता, ये सपोज कीजिए पॉजिटिव एक्सिस है, यानी पॉजिटिव क्रिस्टल है, क्वार्ट्ज है, ठीक। और मैं यहाँ पे अभी ऐसा कुछ नहीं लिखूं E और O, बस मैंने आपको कह दिया कि एक क्वार्ट्ज है। अब मुझे बताइए कि अगर मैं इधर फास्ट एक्सिस लिखता हूँ, इसका मतलब ये कौन सा है, E रे है या O रे? और और क्योंकि क्वार्ट्ज है, इसका मतलब क्या है, NE ग्रेटर देन NO, इसका मतलब कि VE लेस देन VO। अब इसका मतलब इधर से कौन निकलेगा, O निकलेगा, है ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो इस तरीके से होता है। तो जनरली जब फास्ट एक्सिस कहे तो आप मान लीजिए कि वो ऑप्टिकल एक्सिस है। तो सर ये ऑप्टिकल एक्सिस नहीं होगा? जरूरी नहीं है ऑप्टिकल एक्सिस होगा, वो ना क्रिस्टल पे डिपेंड करेगा कि कैल्साइट यस है सर। क्वार्ट्ज है। मैंने कहा कि बाय डिफॉल्ट हम ना कैल्साइट मान लेंगे, अगर उसने क्रिस्टल की टाइप नहीं मानी है तो, टाइप नहीं दिया है तो, यस सर। यस। ठीक। टाइप नहीं दिया है तो हम कैल्साइट मान लेंगे उसे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 एक बार पढ़िए, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कीजिए, इसे हो जाना चाहिए सबसे। पोलराइजेशन ना इजी टॉपिक है, एक बार ना इसे गो थ्रू कर लीजिए। इसे आजकल मत कीजिए क्योंकि इसमें ना मोस्ट ऑफ टाइम एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी ही ऐसा कोई साल होता है जहाँ पे पोलराइजेशन वो नहीं टच करते हैं, अथवा कंटिन्यूली 1 या 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसे अभी जितना क्वेश्चन हो सकता है पहले प्रैक्टिस करके देख लीजिए, अभी भी हमारे पास टाइम है। मुझे लगता है 1 आवर के आसपास बचा होगा, तो कुछ कुछ क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस कर लीजिए और कुछ आज ही इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, इसे ड्यू मत रखिए, राइट। तो 1 या 2 क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे इसमें से। और जैम में यानी एक ही क्वेश्चन भी काफी मायने रखता है जब रैंक डिसाइड की जाती है तो। कहा जाए रिवीजन में तो सबसे पहले पोलराइजेशन का रिवीजन कीजिए, बहुत इजी टॉपिक है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। उसके बाद डिफ्रैक्शन का रिवीजन कीजिएगा, उसके बाद फिर न्यूटन रिंग्स, थिन फिल्म, ये लास्ट में आप YDC कीजिएगा, क्योंकि YDC थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उस पे यानी कमांड होना थोड़ा मुश्किल है। और हो गया। उसके बाद फिर ऑसिलेशन वेव और ये सारा का सारा YDC सबसे लास्ट में कीजिएगा। स्टार्टिंग आप ना पोलराइजेशन से शुरू कीजिए, बहुत जल्दी कॉन्फिडेंस आ जाएगा इसमें। 2 बार 3 बार प्रीवियस ईयर कर लीजिए तो ठीक है, उसका फिर टेस्ट पोलराइजेशन का हो जाएगा, वहां से फिर आपको और पता चल जाएगा कि इस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा बताइए आप इसमें लोग। हो गया सर। मैं बोल रहा सर थोड़ा इसमें ना पोलराइजेशन में थोड़ा कंफ्यूजन टाइप का होता है ना इसमें, कि अभी नया नया पढ़ा तो कभी हाफ वेव प्लेट क्वार्टर वेव प्लेट, मतलब थोड़ा सा क्रिटिकल बन जाता है सोचना एक हाँ देखिए, that- वर्डिंग में जब कभी डिफरेंसेस होंगे ना तो ये इनविटेबल होता है, मतलब कि ना कभी कभी राइटर पता नहीं किस बुक से पढ़ के दिया है, किस यानी मेंटल स्टेट में दिया, तो वहाँ आपको ना अपना IQ यूज करना होगा कि ये इसका मतलब ये नहीं होगा तो और क्या सब हो सकता है, राइट। तो आप ना रिजिडली जो आपने पढ़ा है उसी पे बहुत ज्यादा फोकस मत कीजिए, थोड़ा सा आगे पीछे हट के ना सोचने का कोशिश कीजिए।
हमने उतना कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ लिया है वो, या उससे ज्यादा पढ़ लिया है कि जिस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे अभी तक, यानी पास्ट 10 ईयर में जो भी पूछा गया है JSTFR ना, इसके बियॉन्ड नहीं पूछा गया, इतना ही पूछा गया है और उसी के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। तो अब जब कभी कोई नया टर्मिनोलॉजी या नया चीज आता है ना, तो उसको थोड़ा सा आप सोच के देखेंगे तो वो आपसे हो जाएगा, आगे पीछे मूव करके देखेंगे तो। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जहाँ पे हमने नहीं यानी से छोड़ दिया है। सर हाँ बताइए। सर ये जो सर हम डिस्कस कर रहे हैं ना फॉर्मूला वगैरह, सर ये सिर्फ नॉर्मली इंसिडेंस के लिए ना सर, नहीं तो हाँ चीजें हाँ उससे ये, बदल जाएगा। हाँ ये भी आपने अच्छा पॉइंट आउट किया। ये तभी है जब नॉर्मल इंसिडेंस है। नॉर्मल इंसिडेंस यानी अगर जैसे कुछ नहीं मेंशन है कि कैसे लाइट फॉल कर रहा है, तो हम मानेंगे क्या कि पास ऑप्टिकल एक्सिस क्रिस्टल के सरफेस पे है, ऐसा है, और उसके बाद फिर ये फॉल कैसे कर रहा है, तो ये नॉर्मली फॉल कर रहा है। जहां नॉर्मली नहीं दिया हो वहां तो फिर अलग तरीके से ट्रीटमेंट होगी। जैसे एग्जाम का क्वेश्चन याद है ना, ऐसा क्रिस्टल जैसा था कुछ, जहाँ पे ये किसी एंगल 53 या 50 किसी एंगल, हाँ सर, हाँ, तो वहां सर उसने नहीं दे कैल्साइट रखा, था। वहां उसने मेंशन कर रखा था कि नॉर्मल नहीं है, तो फिर हमें उस तरीके से डील करना पड़ा। अदरवाइज में तो मोस्ट ऑफ टाइम नहीं कुछ दिया है तो कैल्साइट क्रिस्टल है, नॉर्मली फॉल कर रहा है, और उसके ऑप्टिकल एक्सिस सरफेस के पैरेलल है। ये तीन चीज बाय डिफॉल्ट आपको लेनी है। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। बच्चे लोग जल्दी बताइए, कौन सा प्लेट है? पहले तो ये देखिए, हाफ पहले वेव ना है सर, उसके क्योंकि पास, रोटेट करवा रहा है। हाँ, कोई ऐसा लाइट था, अब लिनियरली पोलराइज लाइट है, और इस पोलराइजेशन लाइट की कुछ ऑप्टिकल एक्सिस होंगे, ये मान लेते हैं कि कुछ ऑप्टिकल एक्सिस था, और ये जब उस प्लेट से पास किया, ये जब इस प्लेट से पास किया तो यहाँ के बाद फिर ये रोटेट हो गया खुद के कंपेरिजन में। या अब ये इसमें जैम ने गलती क्या किया था, इसने ये नहीं मेंशन किया था कि किसके रिस्पेक्ट में रोटेट हो गया। उस साल हमारे जो बच्चे थे, हम ना पहले सिर्फ दो बताते थे, यानी एक तो पाई-5, पाई-5 और पाई-2 मैं सिर्फ ये दो बताता था। तो हमारे बच्चे ना, यानी ये ए वाले प्रोसेस से आंसर देकर आए थे, जबकि आंसर की ने जो दिया हुआ था वो -2 से दिया हुआ था शायद, जैम ने जो दिया हुआ था। तो फिर बाद में जब हमने कंप्लेन किया तो फिर उसने ये दोनों आंसर को करेक्ट माना। तो होगा क्या कि यहाँ चारों आंसर ना पॉसिबल है। वो डिपेंड करता है कि उसने पूछा क्या है। उसने अभी आप क्वेश्चन पढ़ के देखिए, उसमें ये नहीं उसने लिखा है कि कहाँ से रोटेट हुआ, इट्स सेल्फ से रोटेट हुआ है या ऑप्टिकल से रोटेट हुआ है। आप लोगों ने पढ़ा क्वेश्चन ये? आपने यस बोला था सर। मेरे कि हाँ डिफॉल्ट ले लेने। हाँ। अब अगर सपोज कीजिए, लेकिन अगर हम बात माने, वो तो जैम वाले का दिल अच्छा था कि उसने हमारी बात मान ली और मार्क्स दे दिया। अगर नहीं कुछ लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट मतलब क्या होगा कि कहाँ से रोटेशन कहा है उसने, खुद से। खुद से कहा है सर ना। जैसे अगर उसने 60 डिग्री कहा है, इसका मतलब कि वो खुद से 60 डिग्री रोटेट हुआ। यहाँ पे ना मेंशन करना जरूरी नहीं है कि वो ऑप्टिकल एक्सिस से रोटेट हुआ है। तो यहाँ यानी जैसे देखिए ये ऐसा था और 60 डिग्री रोटेट हुआ, तो मान लेते हैं कि ये रोटेट होके इधर चला गया, और बेटर है कि हम खुद से रोटेशन मान लें कि खुद से ये 60 डिग्री रोटेट हुआ है। फिर इसने पूछा था कि ऑप्टिकल एक्सिस और उसके बीच का एंगल कितना होगा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट, यानी LP rotated by angle phi dash -2 phi। ये -2 phi itself से होगा, और पाई-5 विथ ऑप्टिकल एक्सिस होगा। यहाँ अगर हम लिखें तो यहाँ पे फाई डैश की वैल्यू कितना दिया हुआ था बच्चा, 60 डिग्री, और 60 डिग्री अगर हम लिखें -2 phi, इसका मतलब फाई की वैल्यू कितनी, तो 30 डिग्री। यानी ये 30 डिग्री इंसिडेंट और उसके बीच 30 डिग्री एंगल होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये अगर इंसिडेंट रेज है, तो अब यहाँ पे ये जो ऑप्टिकल एक्सिस होगा उससे ये 30 डिग्री बनाएगा। या मान लेते हैं कि अभी ऑप्टिकल एक्सिस यहाँ पे y के तरफ है, अगर ये ऑप्टिकल एक्सिस है, इसका मतलब ये एंगल कितना होगा शुरू में, 30 होगा सर, तभी 30 60 आ रहा है।
30 डिग्री भी हो सकता है। दूसरा आंसर बताइए और क्या हो सकता है इसका आंसर? नेगेटिव वाले साइड से देख लेंगे सर। पाई माइनस पाई, और ये अगर 60 डिग्री है तो 60 डिग्री पाई माइनस पाई, या फिर आप पाई इक्वल टू कह सकते हैं पाई माइनस 60 डिग्री। कितना आ जाएगा ये? 120। 120 डिग्री। तो ये लैम्डा बाई 2 प्लेट होगा। ये दोनों आंसर हो सकते हैं, 120 डिग्री भी हो सकता है और फिर ये यानी 60 डिग्री भी हो सकता है। क्लियर है ये? यस। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 अच्छा है, अब की बार उसने पूछा है, थोड़ा सा पढ़ के देखिए। आपको लगेगा कि कुछ ऐसा इसने पूछा है जो हमने अभी तक डिस्कस ही नहीं किया है, पर थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये हो जाएगा आपसे। 13 एक बार पढ़िए बच्चा, आराम से पढ़िए इसे, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पढ़िए, थोड़ा सा कोशिश भी कीजिए करने का। क्वेश्चन नंबर 13। सारे डिटेक्शन वाला क्वेश्चन है ना, वो जो हम पढ़े थे कल। डिटेक्शन वाले एग्जैक्टली वो नहीं है, एग्जैक्टली डिटेक्शन वाला कहा नहीं जा सकता, बट यहाँ भी रोटेट करवाया जा रहा है तो वो obvious वो वर्क यानी रोटेशन करवाया जा रहा है, तो वहां से हम उस चीज को हिंट ले सकते हैं। अभी जो एनालाइजर है वो रोटेट करवाया जा रहा है। देखिए है क्या, ए बीम ऑफ लाइट ट्रेवलिंग हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटल की तरफ ट्रेवल कर रहा है, कंसिस्ट ऑफ एन अनपोलराइज्ड कंपोनेंट विथ इंटेंसिटी आई नॉट एंड पोलराइज्ड कंपोनेंट विथ इंटेंसिटी आई पी। इसका मतलब क्या हुआ, इसे थोड़ा सा हम डायग्राम से देखते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई लाइट है ऐसा, और यहाँ पे अगर हम पोलराइज्ड लाइट की बात करें कि यानी कोई पोलराइज्ड लाइट इस तरीके से, आपको लग रहा है कि कोई लाइट परफेक्ट पोलराइज्ड हो सकता है या वो मिक्सर होगा पोलराइज प्लस अनपोलराइज्ड का? बच्चे लोग, कोई लाइट मिक्सर होगा, परफेक्टली पोलराइज पॉसिबल है या पोलराइज प्लस अनपोलराइज का मिक्सर हो सकता है? मिक्सचर हो सकता है। जैसे देखिए आपने ना कोई पोलराइजर यूज किया, जैसे मान लीजिए ना मैंने इस रूम में क्या किया, एक पोलराइजर लिया, यहाँ जो सामने में मेरे बल्ब रखा हुआ है वहां हमने पोलराइजर को रखा। अब यहाँ से जो लाइट निकलेगा वो क्या होगा, पोलराइज्ड होगा या अनपोलराइज्ड होगा या मिक्सर ऑफ पोलराइजर होगा? ये याद रखते हो कि हमारे सामने एक और बल्ब है, तो उसमें मिक्सचर बताइए मिक्सर होगा या कंप्लीटली पोलराइज्ड होगा? यहाँ के बाद जो लाइट निकल रहा है पोलराइज्ड। मिक्सचर होगा। मिक्सचर होगा देखिए क्योंकि बाहर से और भी लाइट्स है ना। देखिए, हाँ यहाँ ये अनपोलराइज लाइट था, हमने यहाँ पे पोलराइजर सीट रखा, यहाँ से जो लाइट आई वो पोलराइज्ड हुआ, लेकिन इधर जो वाला बल्ब है वहां से लाइट इसमें आके मिक्स हो रहा होगा ना, तो वो फिर लाइट क्या थी, अनपोलराइज। मतलब यहाँ से जो लाइट फाइनली निकलेगा वो क्या होगा, पोलराइज्ड प्लस अनपोलराइज्ड होगा ना, हाँ सर।
राइट। हाँ सर। तो होगा क्या कि जब कभी आप लाइट ना कहीं से पोलराइज निकाल लेंगे तो वो ऐसा नहीं कि बिल्कुल प्योर पोलराइज्ड होगा, कुछ ना कुछ आसपास ना अनपोलराइज लाइट की नॉइज होगी, कहीं सिग्नल से कोई लाइट आ रहा होगा या किसी भी पॉइंट से कुछ ना कुछ लाइट आ रहा होगा, वो अगर मिक्स होकर के फिर वो अनपोलराइज हो जाएंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट से ना हम ये पता कर सकते हैं कि इसमें कितना पार्ट पोलराइज्ड है, किस डायरेक्शन में पोलराइज्ड है और कितना पार्ट अनपोलराइज्ड है। क्लियर है बच्चा? सर ये जैम कौन से ईयर का क्वेश्चन है? हमारे बुकलेट में नहीं है मेरे में। ये 2021 मैं कह देता हूँ, ये पेज सर 2021 टेलीग्राम पे वही 80 टेलीग्राम पे सेंड पेज कर 80 पे क्वेश्चन नंबर 13 है और जैम 21 में पूछा, यानी इस साल पूछा है ये शायद, इस साल 2022 में ना 21 तो ऐसा ही है, यानी प्रीवियस साल पूछा है। ये लाइट अभी हम मान लेते हैं कि ये यानी पोलराइज्ड है या लिनियरली पोलराइज्ड है, प्लस इसमें जो कुछ मिक्सर होगा वो अनपोलराइज्ड का होगा। तो अनपोलराइज्ड का मान लेते हैं मिक्सर कैसा, तो अनपोलराइज्ड होगा वो रेंडमली पोलराइज्ड होता है, तो इसे हम रेंडमली शो करते हैं। तो मान लेते हैं कि कुछ जो लाइट है वो ऐसा है, रेंडम पोलराइज्ड होगा तो क्या होगा, ये इस तरीके से वाइब्रेट करते होंगे अलग अलग ना। तो ये एलपी यानी पोलराइज्ड प्लस अनपोलराइज्ड का मिक्सर है। ये बात क्लियर हो गई, ये पहला स्टेटमेंट ना। ये लाइट सपोज कि ये किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये लाइट कॉम्बिनेशन है लिनियरली पोलराइज्ड लाइट अनपोलराइज्ड लाइट का। बच्चों लोग ये क्लियर है? हाँ सर। लिनियरली पोलराइज्ड लाइट का इंटेंसिटी कितना है? सो पोलराइज्ड कंपोनेंट, ओके, सो लिनियर पोलराइज्ड कंपोनेंट का इंटेंसिटी इसने दिया है आईपी, और जो अनपोलराइज्ड लाइट है उसका इंटेंसिटी उसने दिया है आई नॉट, राइट। यानी एलपी का इंटेंसिटी आईपी है और अनपोलराइज्ड लाइट है उसकी इंटेंसिटी आई नॉट है। ये अब हुआ क्या कि इसके बाद द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज ओरिएंटेड एट एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल, यानी प्लेन ऑफ जो पोलराइज्ड है वो थीटा एंगल से यानी वर्टिकल से, यानी इसी का अगर हम रिप्रेजेंटेटिव कहें तो ऐसा, अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन ले तो वर्टिकल डायरेक्शन से ये यानी जो पोलराइज्ड लाइट है वो थीटा एंगल से रोटेट है, ये वर्टिकल, और पोलराइज्ड लाइट ये थीटा एंगल से रोटेटेड है। ये पोलराइज्ड लाइट की एंगल थीटा है यहाँ से, पोलराइज्ड लाइट ऐसा। अनपोलराइज्ड लाइट तो अभी भी यानी मिक्स है, इसलिए उसकी एंगल की हम बात नहीं करेंगे। The figure shows the total intensity after the light passing through a polarizer as a function of angle alpha that the axis of polarizer makes with respect to the vertical axis। अब होगा क्या कि ये लाइट था, इसी के सामने एक पोलराइजर रखा गया, इसी के सामने एक पोलराइजर रखा गया, और पोलराइजर का एंगल यहाँ हम उसने ए दिया है बट जनरल वो टाइपो एरर है, वहाँ अल्फा है। ये बताइए, ये अभी हमारा इंसिडेंट रेज है, यानी इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज, और ये हमारा पोलराइजर है, और इसे रोटेट करवाया जा रहा है, और पार्टिकुलर इंस्टेंट में ये अल्फा एंगल पे। ये सर्कमस्टांसेस सब समझ में आ गया बच्चा कि ये अनपोलराइज्ड लाइट था, इसी को हमने यहाँ पे दिखा है। ये यानी एलपी प्लस यूपी का मिक्सचर है, जहाँ पे एलपी अभी वाई एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। ये पोलराइजर है जहाँ ये वाई एक्सिस से किसी भी टाइम टी पे, टी इक्वल टू टी पे ये अल्फा एंगल बना रहा है, और ये रोटेट करवाया जा रहा है किसी एंगल ओमेगा से या फिर किसी स्पीड ओमेगा से। ये स्टेटमेंट सारा क्लियर है यहाँ तक? तो जो पोलराइजर है उसको रोटेट करवा रहे हैं हम लोग। हाँ, क्योंकि उसमें ना अल्फा का फंक्शन दिया हुआ है, और अल्फा धीरे धीरे ना इंक्रीज कर रहा है। ग्राफ आप देखिए तो उसमें अल्फा ना धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। अल्फा इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा होगा, ये ऐसे रोटेट करवाया जा रहा होगा ना, अगर अल्फा इंक्रीज हो रहा है हाँ तो सर। ना। और एक्चुअली ये इसे ऐसे रोटेट किया, अगर ऐसे लाइट मूव करा ना हॉरिजॉन्टली ऐसे मूव करा तो इसे ऐसे रोटेट करवाया जा रहा है। तो पहले वाई अल्फा 0 होगा, फिर अल्फा धीरे धीरे फिर क्या होगा, चेंज होता जाएगा, तो ऐसा वो। ये लिनियरली पोलराइज्ड लाइट का डायरेक्शन है जो वाई से थीटा पे है, प्लस ये मिक्सर है अनपोलराइज्ड लाइट का। यह जो पोलराइजर है वो वाई से अल्फा एंगल पे सिचुएटेड है,
और धीरे धीरे ये अल्फा ना चेंज किया जा रहा है। अब ये अगर वेरी करेगा तो आपको लग रहा है ना इमर्जेंट लाइट की इंटेंसिटी वेरी करेगी, क्योंकि ये तो थीटा पे पोलराइज था ना। हाँ सर। ना तो ये डायग्राम हाँ। समझ में आया या फिर कोई दिक्कत है किसी को? बताइए, यहाँ तक क्लियर है? सर प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को क्यों बोला हमने, मतलब उसमें तो अनपोलराइज्ड भी है ना। लीनियर पोलराइज लाइट को ना प्लेन पोलराइज लाइट कहा जाता है, लीनियर ये पोलराइज मतलब लाइट। फिर सर उसको थीटा पे क्यों हमने उसको पोलराइज्ड ही क्यों बोला है, उसमें तो अनपोलराइज्ड भी है ना। नहीं, ये दोनों चीज है ना बच्चा, ये अनपोलराइज प्लस पोलराइज है। जैसे देखिए दो चीज होता है, अगर मैंने ना आपके पास यानी बहुत सारा पेंसिल रखूं ना, पूरा मुट्ठी भर के, और ऐसे में पूरा बिखेर दूं टेबल पे रैंडमली ना, वो अभी अनपोलराइज्ड होगा, पेंसिल का जो डायरेक्शन होगा वो सारा। हाँ अब मैं दो काम करता हूँ, मैंने मेरे दोनों हाथ में मैंने पेंसिल लिए और एक को तो मैंने सिस्टमेटिकली अरेंज करके रखा टेबल पे ना, 1 बाय 1, और एक सारे का सारा सबका डायरेक्शन एक एक करके। दूसरा पेंसिल मैंने ऊपर से रखा और ऐसे नीचे गिरा दिया। अब मुझे बताइए टेबल पे कैसा पेंसिल है, पोलराइज्ड है या अनपोलराइज्ड है या मिक्सचर है, पहले के कंपेयर। सर हाँ, मिक्सचर है तो। और दूसरी बार एक और मैं कर सकता था कि दोनों हाथ में पेंसिल रखता और दोनों को इकट्ठा छोड़ देता। अब की बार क्या है, बिल्कुल अनपोलराइज्ड है ना। अनपोलराइज्ड ही है। हाँ, और पहली बार क्या था, अब उससे पहले कुछ जो पेंसिल है वो पोलराइज्ड है, कुछ जो है वो अनपोलराइज्ड है। तो अभी ये ऐसा सिचुएशन है, इसको हम अनपोलराइज नहीं कह सकते, पोलराइज प्लस यानी अनपोलराइज का कॉम्बिनेशन है। अनपोलराइज तो मतलब बिल्कुल chaotic है, we don't know whether it is oriented. Here it is a mixture of polarized and unpolarized. That means certain light is obviously polarized. They all have the particular direction of vibration. Certain light are vibrating randomly. सर तो मतलब उसके उसके प्रेजेंस से, अनपोलराइज्ड लाइट के प्रेजेंस से उसका कुछ मैनर अफेक्ट नहीं करेगा, नहीं, पोलराइज्ड जो है, हाँ लीनियरली पोलराइज्ड। वो अफेक्टेड नहीं होगा। यानी होगा क्या कि अभी सर्टेन डिग्री ना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसकी इंटेंसिटी IP है, इसका इंटेंसिटी I0 है, ऐसा, तो ये इसकी अलग बिहेवियर होगी और इसकी अलग बिहेवियर होगी, क्योंकि आपस में जब कभी कोई चीजें सुपरपोज करता है तो सुपरपोज होने के लिए सेम पोलराइजेशन की स्टेट होनी जरूरी है, राइट। तो अच्छा जब हाँ। कभी इंटरफेरेंस होगा तो सेम पोलराइज वाला आपस में इंटरफेयर करके कोई एक लाइट बनाएगा, लेकिन जो अनपोलराइज है वो आपस में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, वो अनपोलराइज ही रहेगा। हाँ सर समझ गया। के डायग्राम क्लियर है? ये अभी हमारा LP और UP है, ये यानी Y से थीटा एंगल बना रहा है, ये पोलराइजर है जो Y से अल्फा एंगल बना रहा है किसी इंस्टेंट में। बच्चे लोग हाँ सबको क्लियर है यहाँ? हाँ सर। अब मुझे सर, बताइए इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट यानी लाइट बताइए कितना होगा। ये आप ठीक ठाक अगर आपने बता दिया तो आधा से ज्यादा कम हो गया। इंटेंसिटी ऑफ द इमर्जेंट लाइट passing through the polarizer। बच्चे लोग बताइए इंडिविजुअली कितना सर है? पास करा देंगे सर, मतलब पोलराइजेशन का पास करा देंगे और अनपोलराइज्ड का भी पास करा देंगे। हाँ, क्योंकि यहाँ पे LP और UP था तो कुछ तो रैंडम थे, जैसे यहाँ यानी कुछ लाइट तो पोलराइज्ड है, सब थीटा पे है ऐसा, और कुछ जो लाइट था वो बिल्कुल रैंडम था। तो अब मुझे बताइए यानी कुछ लाइट बिल्कुल रैंडम है ऐसा। ठीक है, अब मुझे बताइए यहाँ पे इंटेंसिटी कितना निकलेगा, रैंडम लाइट का इंटेंसिटी कितना होगा, जो अनपोलराइज्ड है उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी? I0 by कर 2 देंगे। I0/2 ना। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, जो अनपोलराइज लाइट था उसका तो होगा cos स्क्वायर फाई, और फाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगा बच्चा अनपोलराइज के लिए? 0 से 2 पाई। जो पोलराइज लाइट है उसकी इंटेंसिटी थी IP एंड cos स्क्वायर। यहाँ मुझे बताइए एंगल क्या हम लिखेंगे, जहाँ पे ये Y से थीटा है, ये Y से अल्फा है। यहाँ भी फाई सर क्या इसको अल्फा अल्फा नहीं लेंगे इसी को, क्या बचा? अभी भी इसी को अल्फा नहीं ले लेंगे, फिर अल्फा के सोच के फंक्शन में बताइए, लेंगे ना। सोच के बताइए, अल्फा ही लेंगे या थीटा लेंगे या फिर और क्या लेंगे? अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट ना चेक हो जाएगी कि अभी तक आपने पोलराइजेशन को समझा है या नहीं समझा है। सोच के बताइए बच्चा लोग, यहाँ पे क्या लेंगे हम, अल्फा लेंगे, थीटा लेंगे या कुछ और लेंगे? एंगल हम क्या लेते हैं, ये फाई किसके किसके बीच एंगल होता है?
ये फाई, ऑप्टिकल एक्सिस। इंसिडेंट और पोलराइजेशन के वाले एंगल Yes, ये sir. फाई एक्सिस के होता है बीच में। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रेज एंड दी ऑप्टिकल एक्सिस। ऑप्टिकल Yes, sir. यहाँ मुझे बताइए इंसिडेंट रेज कितना एंगल बना रहा है? थीटा थीटा। Theta. थीटा। अल्फा कहाँ से? माइनस वाई से ना? Sir. यस सर। और ये अल्फा कहाँ से? अल्फा बना अल्फा वाई माइनस से। थीटा होगा। इसका मतलब वाई से। इसके और इसके बीच, येलो और इसके बीच कितना एंगल है, यानी इस दोनों के बीच कितना एंगल है? अल्फा माइनस थीटा। सारे लोग एग्री हैं कि अल्फा माइनस थीटा होगा ये? हाँ सर, क्लियर है यहाँ ना पे सबको? अल्फा वेरिएबल रहेगा इसमें, लेकिन हाँ, अल्फा यहाँ पे अभी वेरिएबल है, या फिर सर चलिए एक यहाँ बार फिर से समझा दें। ठीक है, इसे मैं डायग्राम से यहाँ कोशिश करता हूँ कि ये चीजें समझ में आ जाए। जैसे देखिए कि ये अगर वाई एक्सिस है और हमारे पास दो पास एक्सिस है, एक पास एक्सिस है ये और एक पास एक्सिस ये। ऐसा, ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा इंसिडेंट रेज है। इंसिडेंट रेज यहाँ से कितना एंगल बना रहा था बच्चा? इंसिडेंट रेज थीटा। थीटा। और ये हमारा पास एक्सिस है, ऑप्टिकल एक्सिस यानी पोलराइजर का पास एक्सिस। ये वाई से कितना एंगल बना रहा था? अल्फा। अल्फा ना, ये एंगल अल्फा बना रहा है, या यहाँ मैं लिख देता हूँ अल्फा। इसका मतलब एंगल हमें किसके किसके बीच चाहिए? इसके बीच ना, एंगल इसके बीच ना। और एंगल में कहाँ से मेजर करो? एक ही ऐसा या ऐसा? कौन सा? लेटर वन ना। पास एक्सिस से एंगल मेजर करते हैं ना बच्चा, ये वाला हम लेना। हाँ सर। Yes, sir. हाँ, क्योंकि जनरली हम पास एक्सिस से लेते हैं वो। तो एंगल हमारा यहाँ से यहाँ कितना? ये ऑब्वियसली अल्फा माइनस थीटा है ना, अल्फा माइनस थीटा। है सर। हाँ सर। तो यहाँ पे अब ये समझ में आ गया, जिसने कहा था रिपीट कर दीजिए इनको कि Yes, अल्फा sir. माइनस थीटा। ठीक, सो इसको थोड़ा सा और हम डाउन कर लेते हैं। ये तो ये हमारा आ गया अल्फा माइनस थीटा। ये इसका वैल्यू कितना? तो ये आई नॉट बाई 2 और इसका वैल्यू आई पी, ये यानी कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा। ये अब मुझे बताइए कि एट मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या हुआ होगा? क्योंकि उसने ग्राफ दिया है मैक्सिमा और मिनिमा का पोजीशन का ग्राफ दिया है। तो एट मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या लग रहा है कब होगा? जब कॉस की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी में कितना होगा बच्चा? कॉस यानी कॉस अल्फा माइनस थीटा की वैल्यू ये 1 होना चाहिए ना। इसका मतलब कि अल्फा इक्वल टू थीटा होना चाहिए। लेट इट बी इक्वेशन 1। और मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना होगा? एंड आई मैक्स की वैल्यू, आई मैक्स की वैल्यू कितनी होगी बच्चे लोग? आई पी प्लस आई नॉट बाई आई नॉट बाई 2 प्लस आई पी। ये आप फिगर में लोकेट कर लेंगे कि मैक्सिमा पे क्या हुआ होगा। जो मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू होगी वो आई नॉट बाई 2 प्लस आई पी होगा, और वहां पे एंगल क्या हो रहा होगा? तो अल्फा और थीटा दोनों इक्वल हो रहे होंगे, ये चांसेस है। हालांकि और भी एक चांसेस है, यहाँ तो मैंने सिर्फ ये ले लिया अल्फा माइनस, यानी इसे थोड़ा और मैथमेटिकली करें तो और किस किस पे ये सेम हो सकता है बच्चा? और इस दोनों के बीच कितना एंगल का डिफरेंस होना चाहिए? 2 पाई और वगैरह वगैरह करके देख सकते हैं। हाँ, यानी यहाँ पे अगर मैं एग्जैक्ट आंसर लिखूं तो कितना होना चाहिए था? ये एन पाई या 2n पाई? 2n पाई ना, 2n पाई से 2n पाई ना। ये अल्फा इजकल टू 2n पाई, ये होना चाहिए था बेटर। क्योंकि n की वैल्यू आप शुरू में 0 ले लीजिए, मिनिमम के लिए 0 ले लीजिए, फिर 1 2 3 सो ऑन। क्लियर है सबको? ये कॉस की वैल्यू 1 चाहिए थी, तो कॉस की वैल्यू कब होगी? जब अल्फा इजकल टू थीटा होगा तो 0 होगा। या अगर सपोज कीजिए अल्फा ना ज्यादा हो गया, कितना ज्यादा कि यहाँ पे फिर से हमें 1 दे। हालांकि ये ना 2 से ज्यादा बेटर है n। अब समझ में आ रहा है? क्योंकि ये स्क्वायर टर्म्स था ना बच्चा, बच्चे लोग ये स्क्वायर है ना। Yes, sir. हाँ सर। तो यहाँ पे -1 अगर मैं लिखूं तो भी चीजें +1 ही होगी ना। यहाँ प्लस माइनस दोनों चीज वैलिड है।
और तब यहाँ पे एन पाई ज़्यादा अच्छा स्टेटमेंट। ये चीज़ समझ में आया? 2n पाई की जगह एन पाई ज़्यादा अच्छा है, हाँ सर। क्योंकि Yes, देखिए sir. थीटा और थीटा प्लस में पाई लेता तो भी यहाँ पे क्या होता, दोनों की डिफरेंसेस, जैसे अगर मैं अल्फा की वैल्यू थीटा प्लस पाई लूँ तो दोनों में माइनस करता तो पाई आता, और पाई की वैल्यू कितनी, -1, और -1 का वैल्यू यहाँ पे कितना, +1। तो 2n पाई थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। 2n पाई ये भी होगा कि 0 और प्लस 2n पाई एक साइकिल ऑलरेडी हो चुका है, ये ज्यादा अच्छा है ना, थीटा प्लस पाई की वैल्यू। और फिर ये क्लियर है बच्चे लोग यहाँ तक? हाँ सर। सो ये पहला पार्ट। ये मिनिमा पर मुझे बताइए आप लोग क्या होगा एट मिनिमम इंटेंसिटी। जब दोनों का डिफरेंस 5/2 होगा। एट मिनिमम इंटेंसिटी कॉस की वैल्यू कितनी, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा की वैल्यू कितना, जल्दी बताइए कितना। 0 ले लेंगे। आई को आपको कम से कम करना है, तो इसकी आई कम से कम वैल्यू कितनी होगी, I0/2। I0/2 ना। ये पार्ट अगर 0 कर दोगे कम से कम होगा ना। हाँ सर। यस सर। -1 रखेंगे तो चूंकि स्क्वायर है इसलिए ऐसा नहीं कि माइनस वाला, तो कम से कम उसकी वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। तो ये कॉस की वैल्यू 0 होनी चाहिए। और 0 कब होगा बच्चा, ये कॉस की वैल्यू 0 जब अल्फा माइनस थीटा की वैल्यू कितना होना चाहिए, और मल्टीप्लस 5/2। या अल्फा की वैल्यू क्या सब होना चाहिए, मिनिमम अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, प्लस मिनिमम 5/2। तो थीटा 5/2 प्लस थीटा उसके बाद फिर कितना, 5/2 थीटा, 3π/2 थीटा एंड सो ऑन। 4 अगर हम 5π/2 कहते हैं तो एक साइकिल के बाद हो जाएगा, तो बेटर है हम इतना तक इसे इंक्लूड कर लें ये। और आई मिनिमा की वैल्यू हम फिर लिख लेते हैं, आई मिनिमा ये हमारा हो जाएगा I0/2 ये। अब डायग्राम देखिए और फिर इसका आंसर बताइए कि कितना होगा। आप लोग आप थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए, डायग्राम देख के फिर बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। मैं कोशिश करता हूँ इसे प्लॉट करने का। सर मिनिमम वैल्यू थीटा होगी अल्फा की। अल्फा बराबर क्या है? मिनिमम वैल्यू इसका, अच्छा हाँ ये मैंने गलत किया, और थीटा वाला नहीं होगा। थीटा नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि थीटा होगा तब तो वो पहले वाला आ जाएगा। हाँ सर। π/2 प्लस थीटा होगा, सॉरी। सर ऑप्शन ए है वो क्या, मतलब ऑप्शन ए? क्या कह रहे हैं आप? नहीं सर, आप दिखने को बोले थे ना ऑप्शन पे। अभी भी नहीं समझ में आ रहा आप क्या कह रहे हैं। सर ऑप्शन देखने को बोले थे ना। अच्छा हाँ, ऑप्शन देखे मुझे बताइए कि आंसर क्या क्या सब आ सकता है। ऑप्शन ए तो हो सकता है, क्योंकि सर I0 10 अच्छा। तो हो सकता है। ठीक है, और कोई आंसर? आप लोग भी देखिए इसे एक बार प्लॉट करके, यानी 0 यानी फर्स्ट है 5 एंड देन 10 15 20 एंड देन 25। इसकी जो वैल्यू है ये एक 25, दूसरा 50 और फिर 75 100, या फिर और देख लेते हैं यहाँ से 20 से ये शुरू हुआ और मैक्सिमा कहाँ पे गया है, समहाउ यहाँ पे गया यानी इसके आसपास यहाँ पे। सो ये 20 से शुरू हुआ, मैक्सिमा समहाउ यहाँ गया और फिर ये मिनिमा, फाइनली मिनिमा कहाँ पे आया है बच्चा, 125 पे ना। अगर मैं इसे 50 कहूँ और इसे 100 कहूँ तो ये 100 के बाद गया। सो मिनिमा ये ऐसा ऐसा। हम इस पॉइंट को अगर लोकेट कर ले तो ये मान लेते हैं कि यहाँ पे मिनिमा का जो वैल्यू है उसे रफली हम मान लेते हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है मिनिमा कितने पे, 125 पे ना, 125 पे ना, ये अल्फा की वैल्यू है। अब यहाँ से कुछ कुछ करके देखते हैं। मिनिमा वाला ये वैल्यू है ना बच्चा, ये वाला वैल्यू मिनिमा का
कर्व से मिनिमम इंटेंसिटी यहाँ दिख रहा है ना आप सबको? Yes, और sir. चलो मिनिमम इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी दे रखा है, अगर यानी इस ग्राफ से हम देखें तो ग्राफ से मिनिमम थोड़ा सा और हम नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ से इसकी वैल्यू कितना लग रहा है, 5 के आसपास लग रहा है, तो थोड़ा सा और हम इसे नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। आप लोग बताइए आंसर और। सर सी भी सही है, ए और सी। देखिए एक तो मिनिमा यहाँ लोकेट हो रहा है जिसकी वैल्यू रफली हम या रफली क्या उस डायग्राम से क्लियर है कि ये 5 के आसपास है यहाँ पे, और ये मिनिमा की वैल्यू ये है। मैक्सिमा की वैल्यू अगर कहा जाए तो ये यहाँ लोकेट हो रहा है। मैक्सिमा की एग्जैक्ट हम पिन पॉइंट तो नहीं कर सकते कहाँ पे है, यानी एक्स एक्सिस इसका पिन पॉइंट नहीं कर सकते, बट मैक्सिमा की वैल्यू हम बता सकते हैं कि मैक्सिमा की एग्जैक्ट जो वैल्यू है ये यहाँ पे 25 पे, यहाँ पे मैक्सिमा की वैल्यू ये मैक्सिमा है। और फिर वहां से हम कुछ जैसे आई नोट और आई पी की वैल्यू पूछा जा रहा है। यहाँ पे अगर मिनिमा है बच्चा, ये अगर आई मिनिमम है, ये अगर आई मीन है और ये अगर आई मैक्स है, तो फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं ना। फ्रॉम फिगर से आप क्या लिख सकते हैं, आई मीन इजकल आई मैक्स का हमारा जो फॉर्मूला आया था वो कितना था, आई नॉट बाई 2 प्लस आई पी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर आई मैक्स की वैल्यू फिगर से 25 आ रहा है, बट होगा क्या, हमने जो कैलकुलेट किया था वो आई नॉट बाई 2 प्लस यानी आई पी किया था, और आई मीन की वैल्यू फिगर से कितना है, तो आई मीन की वैल्यू यानी 5 है, और इसकी वैल्यू हमने आई नॉट बाई 2 कैलकुलेट किया था डायग्राम से। इसका मतलब आई पी की वैल्यू कितनी होगी, 20 ना। यस सर। सो इसका मतलब आंसर कौन सा, यानी ए आंसर करेक्ट है ये। और थीटा के बारे में अगर हम पूछे तो थीटा इसने 125 दिया है। थीटा के बारे में हम देखते हैं कि क्या क्या सब था। जैसे यहाँ पे अल्फा इजकल टू थीटा था, और अल्फा इजकल टू थीटा, तो अल्फा की जो पॉसिबल वैल्यू लग रही है मैक्सिमा पे वो 0 से लेके कहाँ तक, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं ये 25 से 50 के बीच का है। एग्जैक्ट तो हम नहीं कह सकते, बट हम मान लेते हैं कि ये 0 से लेके जो इसकी वैल्यू होगी 25 से लेके 50 होगा। 25 से ग्रेटर देन है थीटा, या फिर इससे लेस 50 से लेस देन होगा, ऐसा ही 25 से भी ग्रेटर देन ही होगा। थीटा की वैल्यू ये हो सकता है इसके बीच 20 और 50। 20 और 50 में कोई भी ऑप्शन दिया हुआ है क्या? नो सर। 20 50 में नहीं कोई दिया है, इसका मतलब सी तो डेफिनेटली आंसर करेक्ट नहीं है, और थीटा का एक ही ऑप्शन है सी ना। सो थीटा इजकल टू हमारा अल्फा है, और अल्फा दोनों चीज इक्वल है। इसका मतलब जितना थीटा होगा उतना ही अल्फा होगा। और इस वाले केसेस में ये डायग्राम से आप देखिए यहाँ पे, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे अल्फा इजकल टू थीटा है यहाँ पे, यानी ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे अल्फा इजकल टू थीटा है। और ये वैल्यू कितना हो सकता है, तो 0 से लेके यानी 25 से लेके 50 के बीच का ही कुछ ना कुछ हो सकता है, जबकि इसका आंसर इसने जो थीटा दे रखा है वो 125 दे रखा है। इसका मतलब कि सी इसका आंसर करेक्ट नहीं है ना, देयरफॉर सी इज नॉट करेक्ट आंसर। आया समझ में, या कहीं कोई चीज फंस रही है अभी भी? सर थीटा क्या पूछा है, मतलब मिनिमम या मैक्सिमम? थीटा एक ही होगा ना बच्चा, थीटा की तो वैल्यू एक ही होगी ना। थीटा उसने फिक्स कर रखा था ना, अल्फा उसका चेंज हो रहा था ना, थीटा उसका फिक्स था ना, यस सर। अल्फा चेंज हो रहा था, तो उसने थीटा पूछा है। ये वाला कंडीशन कब है, यहाँ पे जहाँ पे मैक्सिमा था वहां पे अल्फा इक्वल टू थीटा था ना, जहाँ पे मैक्सिमा है, और ये ग्राफ अल्फा का है, और अल्फा का वैल्यू ये कह रहा है कि ये 25 है यहाँ पे, अल्फा यहाँ पे 0 है, ये 25 है, और यानी
ये 50 है, इसका मतलब आपका थीटा कहाँ से कहाँ होगा, थीटा इसी के बीच कहीं लाई होगा ना, 25 और 50 के बीच ना। क्लियर है ना ये? यस हाँ, उसने थीटा 125 ऐसा कुछ कहा, इसका मतलब वो आंसर इनकरेक्ट है। आई होप ये समझ में आ गया है बच्चे लोग। बस सर एंगल ही देखना है ना, वो उतना अच्छे से दिख नहीं रहा है, इसलिए इतना इशू हो रहा है ना इसमें। हाँ, उसने बस थीटा पूछा है और यहाँ से हमें पता है कि आई मैक्स पे थीटा और अल्फा दोनों इक्वल है, और ये अल्फा का डायग्राम है। इसका मतलब होगा क्या, अल्फा की जो भी वैल्यू होगी वही थीटा होगा, और अल्फा की वैल्यू ऑब्वियसली 0 से लेके 50 के बीच ही कुछ होगा। उतना जो आंसर उसने दे रखा है C 125 वो नहीं होगा। इसका मतलब ये आंसर दो आंसर दिया है, क्या करें आप? इसका दो आंसर है, ऐसा मतलब एक ए है और दूसरा डी दिया हुआ है। डी, डी हो सकता है, एक बार चेक कर लीजिए डी में कितना IP। हाँ तो ये हमने निकाला है ना। अच्छा, IP की वैल्यू एक कितना है A, और दूसरा डी दे रहा है सर। नहीं, फिर वो इनकरेक्ट है, कुछ इसमें ना टाइपो एरर हो गई होगी। डी पॉसिबल नहीं है। 13 का ए और डी, सो डी इसने IP5 का है, हमने शुरू में निकाला है I0 10 और IP20, और IP5 का मतलब नहीं है कुछ। यहाँ पर दोनों कैसे सही हो सकता है सर? नहीं नहीं, हाँ वो गलत आंसर है, ए और डी पॉसिबल नहीं है। ए डी किसी सर्कमस्टेंस में पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कुछ टाइप एरर हो, डी के पास कुछ थीटा का वैल्यू दिया होगा जहाँ पे टाइप से ये फिर आई पे आ गया। एक बार चेक करके देखना होगा। डी करेक्ट नहीं हो सकता बच्चा। इसका आंसर यानी ये करेक्ट है। मैक्सिमम हमने कहा, मिनिमा कहा, और ये हो सकता है, डी नहीं हो सकता। डी इसका गलती से आ गया होगा। ठीक है बच्चे सर लोग। सर प्रीवियस स्लाइड थोड़ा कर दीजिए तो। इसके बाद सर। हाँ सर, ओके सर, हो गया। इसके बाद इसमें काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन जेएनयू नंबर वाला सर, क्या करें, कौन एक सा जेएनयू का आप जो कह रहे हैं सर, सेकंड नंबर क्वेश्चन उसमें सेकंड में क्या है? सर YDSC से उसको रिलेट करके करा है। हाँ हाँ, एक जेएनयू वाला है, काफी अच्छा क्वेश्चन है वो। जेएनयू का पेज किसी को दिखा, किस पेज पे है जेएनयू का क्वेश्चन? और उससे पहले ना एक जैम का है सर, सब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। पहला क्वेश्चन का दूसरा पार्ट डायग्राम वाला। हाँ, सब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन का पार्ट बी। अच्छा, पार्ट ए ठीक है, वो हम कर लेते हैं। इसमें देखिए पार्ट 2 जो है वो अच्छा है, और जेएनयू वाला तो इसमें हम पहले हमारे पास टाइम है, या चलिए पार्ट 1 में ही बताइए क्या डाउट है आपको। वो इजी है, थोड़ा सा सोचेंगे तो हो जाएगा। क्या डाउट है? यानी पेज 81 क्वेश्चन नंबर 1, यानी सब्जेक्टिव, और ये पूछा था 2008 में। इसका बी पार्ट सर, फर्स्ट पार्ट तो सर ऐसे ही है, बस पूछा है हाफ वे प्लेट के लिए, उसके लिए। देखिए बी पार्ट में उसने पूछा है व्हाट शुड बी द ओरिएंटेशन ऑफ द पास एक्सिस P2 विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ द P1 सो दैट द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इमर्जिंग फ्रॉम P2 इज मैक्सिमम। सबने ये पार्ट किया है क्या, क्वेश्चन नंबर 1? एक्चुअली जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो ये इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट बनेगा, ठीक? इलिप्टिकली बनेगा ना? हाँ सर, एलिप्टिकली बन रहा है। हाँ, अब कह रहा है कि व्हाट शुड बी द ओरिएंटेशन ऑफ पास एक्सिस ऑफ P2 विद रिस्पेक्ट टू P1 सो दैट द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इमर्जिंग फ्रॉम P2 इज मैक्सिमम। P1 और P2 में क्या होना चाहिए, तो वो मैक्सिमम होगा। ओके, यहाँ तो फिर हमें पूरा करना पड़ जाएगा। P2 with respect to P1, so P1 polarized है हाफ वे प्लेट से, इसमें मेरा लेफ्ट एलिप्टिकली पोलराइज्ड आ रहा है। 30 डिग्री हो रहा 30 है, डिग्री। और फिर वहां से ठीक है, इसे कर ही लेते हैं, सारा पार्ट कर लेते हैं, तभी समझ में आएगा। फर्स्ट पार्ट ये आंसर देखिए, जो देख के रखा है वो सही है क्या इसमें? हाँ इसका आंसर सही है। ओके। ये देखिए पहले वाले पार्ट में एक पोलराइजर रखा हुआ है,
P1। और इससे पहले हम मान लेते हैं कि ये अनपोलराइज्ड लाइट कोई है ऐसा। दूसरा पोलराइजर के बाद उसने हाफ वेव प्लेट रखा है और हाफ वेव प्लेट को 30 डिग्री से रोटेट कर दिया गया वाई से। तो मान लेते हैं कि अब की बार जो यहाँ पे हाफ वेव प्लेट है वो 30 डिग्री से रोटेटेड है, यहाँ ये 30 डिग्री से रोटेटेड है वाई के रिस्पेक्ट में। उसके बाद इसका क्वार्टर वेव प्लेट है और वो भी यानी पैरेलल है इसमें P1 के पैरेलल है ये। तो क्वार्टर वेव प्लेट हम मान लेते हैं कि ऐसा है। और लास्ट में पोलराइजर के लिए पूछ रहा है कि पोलराइजर क्या होना चाहिए, इसका एंगल कितना होना चाहिए पोलराइजर का। सो पोलराइजर का भी एंगल हमें निकालना है कि कितना होना चाहिए। ठीक है बच्चा। अब मुझे बताइए बच्चे लोग क्या क्या सब होगा अगर ये अनपोलराइज्ड है, इसके बाद लाइट क्या आएगा, फटाफट बताइए जल्दी। पोलराइज्ड आएगा अलोंग वाई एक्सिस, पोलराइज्ड होगा अलोंग दी वाई होगा। अब क्या होगा, खुद से कितना, खुद से सर अगर हाफ वेव प्लेट है तो सर 2 पाई माइनस का 2 पाई 60 डिग्री ना। हाँ Yes, sir. 60 डिग्री। तो यहाँ के बाद आप इसे रोटेट करवा दीजिए यानी यहाँ, और मान लीजिए कि ये 60 डिग्री पे चला गया यहाँ पे, या रेड ही हम यूज करते हैं। यहाँ से ये रोटेट हो गया और ये पहले y के तरफ था, ये 30 था और ये खुद से 60 जाएगा। इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना, या तो इधर जाता है या इधर जाता है। ठीक, तो ये y था, y खुद से 60 हो गया। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। तो और रहेगा कैसा, ये लिनियर ही ना। लीनियर ही पोलराइज्ड है। देखिए ये यूपी है, ये एलपी होगा। इंटेंसिटी के बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। ये इंटेंसिटी आई नॉट था तो ये कितना, आई नॉट बाई 2। ये कितना बचा, आई नॉट बाई 2। आई नॉट बाई 2 ना। हाफ वेव प्लेट से कोई चेंज नहीं होता, हाफ या फुल किसी से चेंज नहीं होता। अब अगर ये 60 डिग्री है और ये हमारा लैम्डा बाई 2 प्लेट था, ये लैम्डा बाई 4 प्लेट है, क्वार्टर वेव प्लेट कोई 60 डिग्री पे फॉल करे तो क्या बनता है, ये इलिप्टिकली करेगा। बच्चे लोग इलेप्टिकली बनता है ना। इलेप्टिकली कैसा, यानी उसका मेजर एक्सिस किधर होगा, वो निकालेंगे 60 डिग्री उससे सर। मेजर एक्सिस किधर और माइनर एक्सिस किधर, 60 और हम ऐसे निकालेंगे। देखिए अगर आपको यहाँ ढंग से नहीं पता चल रहा है तो इसका इक्वेशन लिख लीजिए, यानी क्वार्टर वेव प्लेट से पहले ये काफी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। मुझे बताइए कि यहाँ के बाद जो इलिप्टिकल निकल रहा है उसका मेजर एक्सिस किधर है। आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं तो मुझे एग्जैक्टली कैलकुलेट करके बताइए। सारे लोग कोशिश कीजिए कितना होगा, लैम्डा बाई 4 के बाद जो लाइट निकलेगा उसका मेजर एक्सिस किधर होगा। सर 30 डिग्री फ्रॉम वाई एक्सिस। अच्छा ठीक है, अगर ये पूछा गया है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा, लिखना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट रेज। ठीक, उसके बाद फिर क्या लिखना होगा, इमर्जेंट रेट। वहां से सब कुछ आपको पता चल जाएगा। हाँ सर। तो क्वार्टर वेव प्लेट से पहले इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट रेज हम लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट रेज। क्या हो सकता है जरा बताइए, Ex की वैल्यू किधर ले, अभी हमारा लैम्डा इसका पास ऑप्टिकल एक्सिस किधर है, वाई के लॉन्ग। तो बताइए कि Ex कितना होगा अभी, ये कहाँ से एंगल बना रहा है, आई नॉट बाई 4 सर। ये यानी y से 60 बना रहा है ना, तो x कितना होगा, x से 30 डिग्री होगा ना। हाँ सर। या x से हम साइन 60 डिग्री ले सकते हैं ना, तो हाँ, Ex जो होगा हो जाएगा E नॉट साइन 60 डिग्री। जनरली हम क्या लेते थे, cos लेते थे ना बच्चा। हाँ सर। x वाला cos लेते थे, लेकिन अभी हम साइन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये एंगल हमने कहाँ से मेजर किया, 60 डिग्री से मेजर किया। ठीक है ना ये। यस सर। तो हमने कहा साइन 60 डिग्री, फिर यहाँ पे साइन kz माइनस ओमेगा टी एक्स कैप, ये लिख लिया हमने। Ey का बताइए कितना, तो ये y से ही एंगल है तो वहाँ यानी y से आप cos लिख सकते हैं, तो E नॉट और cos 60 डिग्री, यहाँ से आप लिख सकते हैं इसे साइन kz माइनस ओमेगा टी और ये y कैप। ये
सो EX आपका क्लियर है, EY क्लियर है। अब इमर्जेंट का बताइए, λ/4 के बाद क्या होगा? ये λ/4 कितना चेंज करता है? π/2 π/2 ना। और इस दोनों के बीच अभी है कितना फेज चेंज? अभी 0 ना इस 0 दोनों के बीच। नहीं सर π/2 है, सॉरी। अभी इस दोनों के बीच बचा फेज। पाई ने तो 0 ही है ना सर, सही तो बोला। अच्छा पाई आप कह रहे हैं, मुझे लगा π/2 कह रहे हैं। ओके, सो होगा क्या? इक्वेशन ऑफ इमर्जेंट, इक्वेशन ऑफ इमर्जेंट रेज क्वार्टर वेव प्लेट। EX बताइए कितना? इंटेंसिटी में कोई चेंज होता है? नहीं। और किस में अभी चेंज करना आप चाहेंगे, E रेज में या O रेज में? बताइए जल्दी, किस में भी कर लीजिए ना, बहुत ज्यादा फर्क अभी पड़ेगा नहीं। तो हाँ सर, बताइए किस में हम करें, AE में या O में? सर जनरली जिसमें करते हैं सर, जनरली हम किस में करते हैं? O वाले में ना। और मैंने करते हैं। हाँ हाँ सर, तो अभी यहाँ पे O रे कौन सा होगा, X या Y? X ना। तो X का हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे X में कितना फेज चेंज? π/2 का। π/2। तो ये X कैप, EY अगर लिखा जाए तो E0 और फिर ये cos 60 डिग्री साइन KZ माइनस ओमेगा टी Y कैप। ये अब बताइए कि यहाँ पे इसे थोड़ा सा एक और स्टेप लिखे, साइंस 30 यानी इसे हम लिख सकते हैं √3/2 E0 साइन KZ माइनस ओमेगा टी प्लस π/2 ऐसा। और इसे लिखा जा सकता है E0/2 साइन KZ माइनस ओमेगा टी। ये दोनों में फेज डिफरेंस कितना है? π/2 सर, π/2। एम्पलीट्यूड किसका ज्यादा है? एक्स वाले का, मेजर एक्सेस है खिलाफ। यानी E01 का ना। हाँ सर। हाँ सर। एक्स का। अब इसका यानी जो दोनों में अगर ये ऐसा है तो फिर कैसा बनेगा, ये इलिप्टिकल बनेगा, इलिप्टिकली पोलराइज्ड। और मेजर एक्सिस सिंस एक्स का ज्यादा है, इसका मतलब जो अभी आपका इलिप्टिकली पोलराइज्ड होगा उसका मेजर एक्सिस एक्स की तरफ होगा, यानी ये समहाउ ऐसा इलिप्टिकली पोलराइज्ड। ठीक है बच्चे लोग, ये एक्स की तरफ, ये वाई की तरफ, मेजर एक्सिस आपका इधर होगा, एक्स पोलराइज्ड। क्लियर है ये? हाँ सर। यस सर। अब ये थर्ड कह रहा था कि लाइट मैक्सिमम या मिनिमम, क्या कह रहा था, क्या होना है सेकंड पार्ट में? व्हाट शुड बी द ओरिएंटेशन ऑफ द पाथ एक्सिस P2, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इमर्जिंग इज मैक्सिमम। अब मुझे बताइए मैं इसको किधर रखूं, एक्स के तरफ रखूं या वाई के तरफ रखूं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी जाए? एक्स के तरफ रखूं या वाई के तरफ, किधर ओरिएंटेट करके रखूं इस वाले को? एक्स। बच्चे लोग किधर ओरिएंटेट करके रखूं इसे कि मैक्सिमम इंटेंसिटी जाए? एक्स सर, क्योंकि वहाँ पर से ज्यादा। ये देखिए इसका अभी पाथ एक्सिस किधर है, एक्स के तरफ, इसका मेजर एक्सिस किधर है, एक्स के तरफ ना। हाँ सर। और अगर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी रखना है तो इसके सामने पोलराइजर आप किधर रखेंगे, इधर ना, एक्स के तरफ ही रखेंगे तो नहीं लग रहा आपको, जो मैक्स यानी मेजर एक्सिस पास करेगा इसका मतलब हाईएस्ट इंटेंसिटी जाएंगे। हाँ सर। सबको सबको क्लियर है बच्चे लोग? अगर आपका कोई लाइट इधर पोलराइज्ड है, इधर मेजर एक्सिस है, इधर ही अगर आपने से इसका पास एक्सिस रखा तो फिर और ये अगर ये पोलराइजर है तो मुझे बताइए लास्ट लाइट कैसा निकलेगा, लास्ट लाइट कैसा निकलेगा और कितनी इंटेंसिटी के साथ? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि लास्ट ये जो लाइट निकलेगा पोलराइजर से वो कितना निकलेगा और कितनी इंटेंसिटी के साथ? कोई कह सकता है या होमवर्क में छोड़ दूं इसे? कितनी एम्पलीट्यूड के साथ निकलेगा यही बता दीजिए, लाइट जो निकलेगा वो उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? जाएगा ना।
सर आई नॉट बाई 2 प्लस कर देंगे, आई नॉट बाई 2 प्लस डेल्टा करके। अरे नहीं सर, ये देखिए अगर हम ऐसा लाइट रखते हैं तो सिर्फ ये वाला निकलेगा ना, सिर्फ मेजर एक्स एक्सिस वाला ना। हम्म। यहाँ से कौन सा लाइट निकलेगा, मेजर एक्सिस वाला ना, अगर ऐसा लाइट रखते हैं हाँ तो। सर। ठीक, और मेजर एक्सिस का एम्पलीट्यूड कितना है, मेजर एक्सिस का एम्पलीट्यूड रोटी 3 नॉट बाई ये ना, तो ये तो ब्लॉक हो जाएगा। अगर इधर ये है और आपका ऑप्टिकल एक्सिस भी इधर है तो दूसरा वाला पार्ट तो ब्लॉक हो जाएगा, राइट, दूसरा कंपोनेंट। तो जब लाइट निकलेगा आपका तो इधर ही निकलेगा, एक्स वाला ही निकलेगा, इसका मतलब एक्स कंपोनेंट निकलेगा। और इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा बच्चा, तो इसका एम्पलीट्यूड होगा ई नॉट की वैल्यू यानी ई नॉट या एम्पलीट्यूड जो होगा वो ई नॉट रूट 3/2 होगा। ये इसी को स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3/2 आई नॉट, सर 3/4 आई नॉट। सर सर हम आधा किस केस में लेते हैं, मतलब हम जो लेते थे ना पोलराइजेशन के बाद आधा हो जाएगा। हाँ, ये अभी आपका निकोल प्रिज्म है ना, यस सर। हाँ और सर। निकोल प्रिज्म है जिसका ए कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, और ए कंपोनेंट पास होगा। यस सर। तो यहाँ पे जब ये फॉल करेगा तो अभी इसका ऑप्टिकल एक्सिस किधर है, एक्स के तरफ, और इसका एक्स के तरफ क्या है, मेजर एक्सिस है। तो एक्स वाला पार्ट जो होगा वो एज इट इज निकल जाएगा, वाई वाला पार्ट जो होगा वो ब्लॉक हो जाएंगे। तो इसका जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा वो एक्स वाला होगा, इसी को स्क्वायर कर दीजिए तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी इमर्जेंट आउट होगा। किसी और में भी अगर रखते तो उससे कम ही आता वो। लॉन्ग सर अगर एक्स सर एक्सिस नॉर्मली आएगा। मतलब दोनों का मतलब इंटेंसिटी सेम होता है तो सर आधा मतलब होता ना आई नॉट बाई 2। दोनों की इंटेंसिटी, हाँ दोनों की इंटेंसिटी सेम होती तो सेम आता वो, आई नॉट बाई 2 निकल आता, बट वो फिर सब तब सर्कुलर बनता वो। यस। हाँ, अगर ऐसा ही ये ऐसा वाला इलिप्टिकल होता ना तो बच्चा, सर आप अगर ऐसा वाला जो इलिप्टिकल होता, ना हाँ बताइए, कोई डाउट है इसमें अभी तक जो हमने डिस्कस किया है बच्चे लोग? सर तो ये एक्स की तरफ करने पे ज्यादा मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा ना P2 का। क्या एक्स की तरफ, हाँ एक्स की P2 तरफ को ज्यादा, हाँ तो एक्स की तरफ इसमें ज्यादा दे के मैक्सिमम रखा है सर, अलोंग वाई एक्सिस दे के रखा है। अलोंग दी वाई एक्सिस। हाँ सर। यहाँ थोड़ा सा एंगल हमें देखना होगा कि कहाँ से उसने मेजर्ड किया है। अच्छा, ये इसने ना थोड़ा सा हमने गलती किया है, इसने 30 डिग्री ले रखा था, हमने 60 डिग्री ले रखा है। समझ में आया इसने क्या ले रखा है? हाँ सर। हाँ, हमने 60 डिग्री लिया है, इसने क्या कहा है 30 डिग्री। तो अगर 30 डिग्री ले तो फिर किसका ज्यादा हो जाएगा? तो 30 लेने के बाद ही 60 आया ना हम लोगों का जो दूसरा वाला है। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ, सर। ये देखिए, ये हमने 60 डिग्री लिखा है ना, ये नहीं 60 सर डिग्री वो तो वाई से था। सर नहीं, वो ये है ना। सर हाफ वे प्लेट के बाद आया है सर वो 60 डिग्री। हाफ वे तो प्लेट तो 30 पे हमने देखिए, लिया ही दी है। ऑप्टिक एक्सिस ऑफ हाफ वे प्लेट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द पाथ एक्सिस ऑफ P1। P1 अभी किधर है? वाई एक्सिस से सर हमने 30 बनाया ही है उसको। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, यानी ये 30 है और ये 30 है, इसका मतलब ये यहाँ से 60 से रोटेट होगा, यानी खुद के कंपेरिजन में ऑब्वियसली 60 से रोटेट होगा। 60 अगर हम यहाँ पे ले लें तब तो बच्चा फिर ये क्या होगा, तब तो ऑब्वियसली एक्स से होगा, एक्स से होगा। इसका मतलब थोड़ा बहुत शायद हो सकता है वहाँ पे आंसर की मैंने हाँ सर वही मैं पूछ रहा था, हाँ, इसका आंसर नहीं आ रहा था। मिस्टेक हो रहा हो। वैसे एक बार और मैं देख लूंगा, बट यहाँ तो ये एक्स की तरफ लग रहा है वो, ठीक है सर। यहाँ एक्स की तरफ लग रहा है वो, एक्स की तरफ। सर आपने उसके बाद कैसे किया, क्वार्टर वेव प्लेट के बाद वो आई नॉट बाई 2 आया 60 डिग्रीज पे पी एक्सिस से। उसके बाद फिर हम लोगों ने उसका मेजर एक्सिस निकाला और देखा कि पोलराइजर को किधर रखेंगे कि सबसे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी हमें। तो सर इसमें सर मैक्सिमम इंटेंसिटी अगर हम पोलर इलिप्टिकली पोलराइज रखते हैं सर तो वाई वाला लेकिन ये सर तो सारे डायरेक्शन में मतलब घूमते रहेगा ना पोलराइजेशन के थ्रू। तो सर हाँ, वो लेकिन अगर हम उसको ओरिएंट कर दें ना, यानी जैसे इसका जो मैक्सिमम यानी इंटेंसिटी आएगी ना, जैसे अगर ये सपोज कीजिए इसके तरफ है, एग्जैक्टली इंटेंसिटी शायद यहाँ नहीं कहा जा सकता ना, क्योंकि हमने इलिप्टिकली में डेल्टा वाला आपने बताया था सर हाँ कि हाँ, डेल्टा इलिप्टिकली होता में है। हमने ये कहा था आई मैक्स इक्वल टू आई नॉट प्लस डेल्टा आई, ऐसा कहा था। तो ये मैक्सिमम हाँ होगी, सर हाँ। वो कहना थोड़ा सा अभी करेक्ट नहीं होगा हाँ सर। एग्जैक्टली। हाँ, क्योंकि होगा क्या ना, एवरेज वाला पार्ट भी होगा, क्योंकि वो पार्ट ना रोटेट करता जाएगा, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी नहीं ये होगी। और ये करेक्ट है कि ये जब ये आपस में यानी
जिधर वो मेजर एक्सिस होंगे उधर उस वक्त क्या होगा, प्लस डेल्टा हो जाएगा। माइनर एक्सिस वाले के पार्ट में क्या हो जाएगा, वो माइनस वाला पार्ट हो माइनस जाएगा। में हो जाएगा। यहाँ आपने कहना ये कल थोड़ा, कराया था यहाँ सर ये थोड़ा सा सारी कहना चीजें। गलती है, क्योंकि ऑन एवरेज होगा वो, सॉरी ये वाला पार्ट कहना थोड़ा सा गलती है, ऑन एवरेज होगा वो, एवरेज वैल्यू प्लस डेल्टा आई। आंसर की में शायद कुछ प्रॉब्लम होगा सर। हाँ वहाँ एक बार देखना होगा, वो 60 डिग्री, मुझे लगता है वो 30 डिग्री ही मान लिया होगा, इसलिए शायद मिस्टेक हुई होगी, या फिर थोड़ा सा एक बार पूरा पढ़ के देखना पड़ेगा कि एंगल उसने कहाँ कैसे किस तरीके से रखा है। तो सर 30 डिग्रीज भी अगर मानेंगे सर तब वो फिर इवेंचुअली 60 डिग्रीज आ जाएगा, क्योंकि रेशियो लेना है ना हमें। तो एक ऊपर में सर कॉस, यहाँ पे साइन 60 की जगह साइन 30 आ जाएगा, कॉस 60 की जगह कॉस 30 आ जाएगा, तो फिर चेंज अगर हो जाएगा। अगर हम, चलिए इसे हम फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक, आज ठीक है। इतना ही। ओके सर। ओके, अब यानी देखिए नेक्स्ट क्लास में जो और एक क्वेश्चन इसमें रहेगा जो काफी अच्छा है, आप लोग करके आइएगा, जो मैं करना चाह रहा था। अब बताइए कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या रखें, डिफ्रैक्शन या न्यू टॉपिक ऑसिलेशन? नहीं सर, पहले इसको डिस्कसन कर लेते हैं सर, ठीक, फिर से लूज हो जाएगा ये। हाँ फिनिश तो करते हैं। पेज 82 क्वेश्चन नंबर 2, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअली। अब दोबारा ये रिपीट नहीं किया है, लेकिन इस पे क्वेश्चन काफी अच्छे बन सकते हैं। जो ट्रू कॉन्सेप्ट है ना पोलराइजर का, कुछ 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिसने खुद से सॉल्व किया उसको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट। तो काफी अच्छा है, ये आप लोग जरूर इस पे एफर्ट डालिए। ये अगर आप इसने नहीं सॉल्व किया तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं हो पाएगा कि क्या क्या सब हो सकता है, कितने क्वेश्चन को ट्विस्ट किए जा सकते हैं पोलराइजर में। तो क्वेश्चन नंबर 2 काफी जरूरी है, सब्जेक्टिव है ये, जैम 2012 में ये पूछा था। एक जेएनयू ने पूछा है जो काफी अच्छा क्वेश्चन है, वाईडीएससी प्लस पोलराइजर को उसने मिक्स कर दिया है, काफी अच्छा क्वेश्चन बनाया। जेएनयू में 2 ही क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 को जेस ने दो बार रिपीट किया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये 3 क्वेश्चन और हम अभी डिस्कस करेंगे पोलराइजर में। रेस्ट आप लोग इसे ना कल तक जरूर सॉल्व कर लीजिए, जो कुछ डाउट होता है वो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ओके बच्चा? सर। हाँ तो कल पोलराइजेशन की लास्ट डिस्कशन क्लास होगी, आप लोग आज जरूर सॉल्व करके आइएगा। कल है क्लास का, कोई मैसेज आया है? कल नहीं। सर तो इसके बाद हम लोग सर वो डिफ्रैक्शन वाला कर ही लेंगे सर, उसको हाँ 2 डिफ्रैक्शन दिन कर 3 ही दिन लेंगे, लगेगा, क्योंकि कर ही लेंगे सर उसको। वो फिर पीछे छूट जाएगा तो छूट ही जाएगा वो। हाँ पेंडिंग सर। ठीक है, हाँ इसके बाद ना आप और लोग सर ऑसिलेशन। संडे के बाद करते हैं सर, क्योंकि संडे को 2 टेस्ट हैं हमारे। अच्छा, लेकिन ये आप लोग आज आप लोग हाँ एफर्ट सर, डालिए, ये कर कम से कम लेंगे इस सर। 3 क्वेश्चन पे तो जरूर आप सॉल्व करके देखिएगा। नेक्स्ट में हम डिफ्रैक्शन की प्रीवियस ईयर पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद असाइनमेंट बचा। ठीक है, तो पहले डिफ्रैक्शन ओके का सर। प्रीवियस ईयर कर लीजिए, तब टाइम मिले तो असाइनमेंट, तो पहले प्रीवियस ईयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू थैंक यू सर, गुड ओके, बाय। थैंक यू।